साइलेंट प्लीज। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट किया था और कुछ चीजें हमने देखी थी कि जैसे एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ देखा था। लेकिन काफी टाइम हो गया तो थोड़ा सा रिकअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखा था कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 3 फेजेस में इवोल्व हुआ था। तो सबसे पहला फेज कौन सा था? फेज ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। उस टाइम पे क्या था कि अर्थ एक नासेंट स्टेट में थी कि सन से अभी जस्ट सेपरेशन नहीं हुआ था। तो जो सन में जो एटमॉस्फेयर के जो गैसेस प्रेजेंट थे सेम टू सेम गैस का जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन था वो अर्थ में था। तो फॉर एग्जांपल जो उस टाइम पे सबसे दो मोस्ट इंपोर्टेंट गैसेस कौन से थे? एक हाइड्रोजन था और दूसरा कौन सा था? हीलियम था। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो सन का जो सोलर फ्लेयर था वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, सोलर विंड इतने स्ट्रॉन्ग थे, तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो वेलोसिटी से जो अर्थ का जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर थे वो एक प्रकार से वेनिश हो गया, जितना था वो उसको एस्केप हो गया। ठीक है। और दूसरा उसका रीजन ये भी था कि उस टाइम पे जो अर्थ बनी थी उसका सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ था। और सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ था तो उससे क्या होता है कि उसकी जो अर्थ की ग्रेविटी थी वो एक प्रकार से एकदम वीक थी। तो जो उसका जो प्राइमोर्डियल जो एटमॉस्फेयर था उसको वो अभी एक प्रकार से वो पकड़ नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ हो गया, ठीक है, तो उसके आसपास में जो ये एटमॉस्फेयर था, तो अभी फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो ये एक प्रकार से ग्रेविटी के हिसाब से एक प्रकार से अर्थ के साथ अटैच है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे नासेंट स्टेट में था, कुछ सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ था। उस टाइम पे हम जो ग्रेविटी होती है वो किससे प्रोपोर्शनल होती है? उसके अर्थ के मास से। ठीक है। तो उस टाइम पे तो कुछ सॉलिडिफिकेशन था नहीं, तो उसका अर्थ का जो मास था वो रिलेटिवली कम था अभी के प्रेजेंट से। तो जो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी का लेवल था वो क्या था? अभी के प्रेजेंट में काफी कम था। जो तो एटमॉस्फेयर था वो इजीली वेनिश आउट हो गया। ठीक है। अब सेकंड फेज में हमने क्या देखा था कि जो सेकंड फेज कौन सा था? फेज ऑफ डीगैसिंग। और फेज ऑफ डीगैसिंग में क्या हुआ था कि उस टाइम पे प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी एक्टिव हो गई थी। तो उससे क्या हुआ कि काफी सारे वोल्केनो हुए और वोल्केनो से दो मेजर कौन से गैसेज निकली थी? एक तो CO2 था और दूसरा कौन सा था? वाटर वेपर था। ठीक है। और 90 टू 90% ये दो मेजर कंपोजिशन था उस टाइम पे। मतलब अभी के कंपैरिजन में हम बात करेंगे तो अभी CO2 कितना परसेंट है? 0.03%। ठीक है। तो ये दो गैसेस हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि उसका सॉलिडिफिकेशन कंडेंसेशन होगा वाटर वेपर का, और वही वाटर वेपर से क्या बनेगा? क्लाउड्स बनेगा। और वही क्लाउड से क्या होगा कि जितना एटमॉस्फेयर में जो CO2 था वो एक प्रकार से कहाँ पे आ गया? ओशियन में। ठीक है। और साथ में जो थर्ड फेजेस था, तो थर्ड फेज में क्या हुआ कि जो इवोल्यूशन था ऑर्गेनिज्म का वो स्टार्ट हो गया बिलो द ओशन। उससे क्या हुआ कि जो ओशन का जितना भी CO2 था वो एक प्रकार से यूज होने लगा, और साथ साथ में उसके बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। वंस ओशन गेट सेचुरेटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन, उसने क्या किया कि एक प्रकार से अपना जो सरप्लस ऑक्सीजन था उसने कहाँ पे रिलीज कर दिया? एटमॉस्फेयर में। तो जो अभी का हमें 21% जो अभी CO2 अभी मिल रहा है, सॉरी O2 हमें मिल रहा है, तो वो किसके रिजल्ट में था कि जो ओशन में जो अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई थी प्री टाइम में, प्री कैम्ब्रियन टाइम में, तो उससे जो हमें CO2 मिला जो अभी हमें यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मेजर इवोल्यूशन था। फॉर एग्जाम्पल अभी यदि आप कोई मेंस का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप उसको सिस्टमेटिकली लिखना चाहते हैं तो ऐसे फेजेस में बना के लिखिए। ठीक है। मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे करके, मतलब जो भी हमने बात पूरी स्टोरी की, ठीक है, वो आप ऐसे ही मतलब थ्रू आउट आप लिख सकते हो। लेकिन आप उसको फेजेस में लिखते हैं तो जब एग्जामिनर रीड करता है तो उसको मतलब चेक करने में आसानी रहती है कि मतलब चलो ठीक है उसने तीनों के तीनों फेजेस को वेल एड्रेस किया, उसमें आपने 1-2 डायग्राम भी डाल दिया, तो मतलब जो मार्क्स उसको मतलब जो रीड करना होता है ना कि आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग है कोई क्वेश्चन की, ठीक है, वो इजी बन जाती है। तो ऐसे प्रकार से लिखने से उसको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप नोट्स बनाओ, ठीक है, तो कोई भी नोट्स इसी हालत में मतलब इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, फेजेस वाइज में। ठीक है। जैसी आपकी नोट्स होगी उसी प्रकार का आपका आंसर निकलेगा जब लास्ट आंसर लिखोगे या तो फिर आंसर राइटिंग करोगे। ठीक है। तो आप अपनी नोट्स में इसी तरीके से शॉर्ट पॉइंट बनाओ, डायग्राम ऐड करो, ठीक है, ताकि जो आपका आंसर है वही सेम फॉर्मेट में हो जाए। बाद में हमने देखा था कि जो चार मेजर गैसेस है अर्थ के अभी प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन थी, 78% है। उसके बाद में कौन सी आएगी? ऑक्सीजन, जो भी 21% है। थर्ड आएगी, थर्ड मोस्ट है आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहाँ पे मोस्टली जो एग्जामिनर वो हमें कंफ्यूज करते हैं। और फोर्थ है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। बाकी की ये 3 है, ये याद सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमें वो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि जो ये तीन गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और आर्गन, उसे परमानेंट गैसेस बोलते हैं, क्योंकि उसका जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, स्पेस एंड टाइम के फ्रेमवर्क में उसका कंपोजिशन और प्रोपोर्शनैलिटी वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। और बाकी की जो दो गैसेस है, वाटर वेपर और CO2 और ओजोन, तीन गैसेस वो वेरिएबल गैसेस है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोपोर्शन ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ओजोन की बात करें तो ओजोन क्या होता है, डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन होल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन और आर्गन को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ कि वो केमिकली एक प्रकार से स्टेबल है, वो किसी के साथ जनरल नॉर्मल कंडीशन में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन और आर्गन की बात हो गई, ठीक है। बाद में हमने स्टार्ट किया था कि किस प्रकार से अर्थ का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के मतलब कि किस प्रकार की जो गैसेस है, लेयर है, एक प्रकार से अरेंज है। तो हमने देखा था कि सबसे नीचे कौन सा है, ट्रोपोस्फियर है, और उसके प्राइमरी जो हम फॉर एग्जांपल उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो किस कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे, उस स्ट्रक्चर में टेम्परेचर का अल्टीट्यूड के साथ क्या उसका रिलेशन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है एक प्रकार से ग्रेजुअली कम होता है। तो उसका रीजन क्या था, एनीवन नोज द रीजन, रिमेंबर? हाँ, यस, फॉर एग्जांपल ये लैंड हो गई, ठीक है, सॉरी, फॉर एग्जांपल ये लैंड हो गई, ठीक है। तो सब फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर हम मान लेंगे 25 डिग्री है, तो उसके जस्ट ऊपर का जो अर्थ का लेयर, ओशन का, सॉरी एटमॉस्फेयर का जो लेयर होगा, एयर का लेयर होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बिल्डिंग को लेके 24 डिग्री होगा, जस्ट बिलो है, क्योंकि यहाँ पे जो हीट होगी एक प्रकार से ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, एक प्रकार से कम होता जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जैसे हम ऊपर जाएंगे उसी हिसाब से टेम्परेचर हमारा कम होता जाएगा ग्रेजुअली, ठीक है। उसके ऊपर आएंगे तो क्या होगा कि एक ऐसा जोन आएगा वहाँ पे टेम्परेचर अल्टीट्यूड के साथ एक प्रकार से थोड़े जोन के लिए कांस्टेंट रहता है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज। पोज मतलब कि वहाँ पे कोई भी चीज है वो एक प्रकार से स्टेडी कंडीशन में, पोज का मतलब। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रोपोपोज के ट्रोपोस्फियर के अबव का लेयर जहाँ पे टेम्परेचर एक प्रकार से कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा हमें, स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बात कौन सी थी, वहाँ पे कौन सा हमें मिलता है, ओजोन। O3 का मतलब क्या, O2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन, और उसमें आप एक फ्री ऑक्सीजन रेडिकल यूज ऐड कर देंगे तो उसमें क्या बन जाएगा, O3, और O3 का मतलब क्या हुआ, ओजोन, ठीक है। और दूसरी चीज ये एक फैक्चुअल चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ओजोन होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, कि सब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वहाँ पे ओजोन का होल बन गया, ठीक है, तो हम कैसे मेजर करते हैं कि वहाँ पे ओजोन हो गया। तो उसका एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। आई थिंक डॉप्सन ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है। डॉप्सन यूनिट में उसको मेजर करते हैं कि वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ ओजोन प्रेजेंट है, O3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीज हो गई, ये आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे तो ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर का रिलेशन है अल्टीट्यूड के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर एक प्रकार से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। तो उसका रीजन क्या है कि जो ओजोन लेयर है एक प्रकार से क्या होता है कि यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है, और वहीं से क्या होता है कि जो यूवी रेस की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज होगा। अब उसके आगे जाएंगे तो क्या होगा कि मेसोस्फियर है। मेसोस्फियर में फिर से हमने क्या देखा था कि वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा, और सॉरी विथ इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड। तो उसका रीजन क्या था कि वहाँ पे सबसे पहले तो O3 का एब्सेंस होता है, ठीक है, एब्सेंस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कोई ऐसी गैसेस नहीं है कि जिसको वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। और दूसरी चीज क्या हमने बोली थी कि जो एयर होती है एक प्रकार से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है। पुअर कंडक्टर हीट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट यहाँ पे ट्रैप्ड है ओजोन में, ठीक है, वो एक प्रकार से ऊपर मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो ऊपर का लेयर हो एक प्रकार से कूल होता रहेगा। तो कूल होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम होता रहेगा। तो वहाँ पे मेसोस्फियर में जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और उसके ऊपर जाएंगे तो फिर से कौन सा हमें लेयर मिलेगा, मेसोफोज। मेसोफोज मतलब कि सर्टेन एरिया ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द टेम्परेचर गेट कांस्टेंट विद इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर जाएंगे तो फिर क्या हमें क्या मिलेगा, थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर में फिर से क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो सनरेज आती है ना, वो एक प्रकार से इतनी इंटेंस होती है कि जहाँ पे जितने भी गैसेस है ना, उसको वो एक प्रकार से गैस के जो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एक्साइट कर देती है।
वही एक्साइटमेंट से क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल मिलते हैं और उसमें आयन होते हैं वो एक प्रकार से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक हमें एक आइनोस्फीयर का लेयर मिलता है, ठीक है। तो जो आइनोस्फीयर होता है ना वो क्या करता है कि जो सनरेज होते हैं ना उसमें जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। तो पूरा का पूरा हमें आयन का एक लेयर मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन से फिर से क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर अल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। और उसके ऊपर का जो लेयर होता है उसका क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब कि क्या, कि जो जहाँ पे एयर एकदम रेडिफाइड है वहाँ पे आपको बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अर्थ का एटमोस्फीयर मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो उसका सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ये प्रॉपर बात होगी। अब दूसरी चीज हमें ये देखनी थी कि जो ट्रोपोस्फियर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्रोपोपोज होता है वहाँ पे जो उसकी हाइट होती है वो पोलर एरिया और इक्वेटर एरिया में दोनों जगह पे अलग अलग होती है। तो उसका सबसे मेन रीजन क्या था, फॉर एग्जांपल हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर में हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हीटिंग वहाँ पे होती है, क्योंकि जो सन रेज होते हैं एक प्रकार से वहाँ पे राइट एंगल में आते हैं, तो वहाँ पे जो हीटिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हीटिंग होगी तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार से जो यहाँ पे एयर का पॉकेट होगा वो क्या करेगा, एक प्रकार से हीटिंग होगा, तो हीटिंग होगा तो उससे क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा कि उसकी डेंसिटी एक प्रकार से कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी तो हमें ये पता है कि जब डेंसिटी कम होती है तब क्या करता है कि कोई भी चीज होती है वो एक प्रकार से ऊपर उठने की ट्राई करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई डेंस चीज होगी वो क्या करेगी, नीचे आने की ट्राई करेगी। जो चीज वहां पे लेस डेंस है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, ऊपर जाने की ट्राई करेगी। जब तक जाएगी तब तक उसको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, मतलब कि बाहर का जो डेंसिटी है और उसकी डेंसिटी जब तक सेम नहीं हो जाएगी ना तब तक ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो मतलब यहाँ पे जो ये एयर का पॉकेट है एक प्रकार से इंटेंस हीटिंग से क्या होगा कि एक प्रकार से एक्सपांड होगा, डेंसिटी कम होगी, ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाएगी तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो कन्वेक्शन सेल हमें मिल जाएगा। कहाँ तक जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहाँ पे उसकी डेंसिटी एक प्रकार से सेम हो जाएगी, तो वहां तक वो अपराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर से अपराइजिंग से क्या होगा कि वहाँ पे इसमें जो जितने भी मॉइस्चर कंटेंट है वो एक प्रकार से क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा उसका। और कंडेंसेशन से क्या होगा कि उसकी जो हीटिंग है एक प्रकार से हीट को लूज करेंगे, जो इसकी लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन है उसको वो लीड करेंगे। डोंट वरी, अभी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जो पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन का जो चैप्टर है उसमें आपको काफी डिटेल में समझ में आएगा। जस्ट बिकॉज मैं अभी यहाँ पे ट्रोपोपोज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इस हिसाब से मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा ये पूरा की कूल डाउन हो जाएगी। कूल डाउन से क्या होगा कि पूरी की पूरी हीट लूज कर देगी और उससे क्या होगा कि इसकी जो डेंसिटी है वो फिर से बढ़ जाएगी। तो फिर से क्या होगा कि वो आगे जाके पूरा का पूरा नीचे डिसेंड कर जाएगी। तो पूरा का पूरा हमें ये से एक प्रकार से सेल मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो इस सेल को क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्टिव सेल, कन्वेक्शन सेल अथवा कन्वेक्टिव सेल। तो ये पूरा जो जितनी यहाँ पे हीट ज्यादा होगी इतना ये कन्वेक्टिव सेल कितना होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी इतनी हाइट सबसे ज्यादा होगी। अब हमें ये पता है कि जब इक्वेटोरियल रीजन होता है वहां पे क्या होता है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज्यादा होती है कंपेयर टू आउटगोइंग। तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे हीटिंग होती रहती है। और हीटिंग से हमने क्या बोला कि जितनी ज्यादा हीटिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, जितने स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट्स बनेंगे। और जितना स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट्स बनेंगे तो उसके उतनी जो हाइट है वो सबसे ज्यादा होगी। इसी हिसाब से जो यहाँ पे जो ट्रोपोपोज होता है ना उसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है इक्वेटोरियल रीजन में। अब उसका कॉन्ट्रारी हम देखेंगे पोलर रीजन में। तो पोलर रीजन में हमने क्या देखा था कि वहां पे आउटगोइंग सबसे ज्यादा होती है इनकमिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से कोल्ड रीजन मिलता है। कोल्ड रीजन से हमने ये देखा था कि वहाँ पे जितनी कोल्ड रीजन होगा वहाँ पे क्या होगा, एयर पॉकेट होगा, एक प्रकार से कूल डाउन हो जाएगा। और कूल डाउन से क्या होता है उसकी टेम्परेचर उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। और ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ग्रेटर हाइट तक उठ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रोपोपोज होता है वहाँ पे जो कन्वेक्टिव शेल होता है उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। तो उससे क्या होगा कि जो ट्रोपोपोज की हाइट है वो कंपेरेटिवली इक्वेटर रीजन से कंपेयर में कम होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ट्रोपोपोज की हाइट है वो नियरली 8 किलोमीटर होती है एट द पोलर रीजन। लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल हम उसको इक्वेटर रीजन में देखेंगे तो उसकी हाइट क्या होती है 18 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमको पता होना चाहिए कि उसका रीजन क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि इक्वेटर रीजन में जहाँ पे
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स मिलते हैं। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटेंसिटी होगी तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार से यहाँ पे जो कंडेंसेशन होगा ना वो एक प्रकार से बहुत ही डेंस कंडेंसेशन होगा। डेंस कंडेंसेशन मतलब कि बहुत ही फास्ट कंडेंसेशन होगा, तो उससे क्या होगा कि जो रेनफॉल होगा वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा होगा और ज्यादा इंटेंसिटी से होगा, अमाउंट भी ज्यादा होगा और उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो क्लाउड्स बनेंगे एक प्रकार से वो ऐसे ऐसे शेप में होंगे, लाइक ऐसे शेप में एक प्रकार से बहुत ही डेंस क्लाउड होगा। और जहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो एक प्रकार से क्या होगा विथ थंडरस्टॉर्म होगा, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटिंग से, ठीक है, मतलब हम जो गुजराती में बोलते हैं विजली के साथ, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लाउड बोलते हैं उसको पर्टिकुलर क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो ये अभी जब हम टाइप्स ऑफ द क्लाउड पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये क्लाउड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कैसे इमर्ज होते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन हो गई। अब यहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं और ये मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, जो ट्रोपोस्फियर रीजन है वहाँ पे हमें पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर मतलब जो अर्थ का सबसे निचला लेयर है, ठीक है, वहाँ पे हमें ये इफेक्ट पाई जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल उससे पहले हमें एक वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम है वो हमें समझना पड़ेगा कि वेवलेंथ क्या होती है, एनर्जी क्या होती है और कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये हमने कल आगे के लेक्चर में सुनामी में देखा था कि जो दो क्रेस्ट के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आगे आगे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेडियो वेव है, जैसे आगे जाएंगे इन द टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द गामा रेज, तो वहाँ पे क्या होगा कि वेवलेंथ एक प्रकार से क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। और आइंस्टाइन ने आई थिंक हमने 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू HF, नहीं MC² नहीं होता है यार, और एक जगह पे MC² नहीं होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू HF, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/λ। तो इसका क्या हुआ कि E इज इक्वल टू H/λ। अब किसी को समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई क्वेश्चन में पूछने भी वाला नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना एक प्रकार से वेवलेंथ होती है उसके क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होता है कि जो वेवलेंथ वो एक प्रकार से कम होती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा कि एनर्जी बढ़ेगी, इनवर्सली रिलेटेड है ना, कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी तो फिर क्या होगा कि एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पे बढ़ती जाएगी और उसी डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लैम्बडा से एक प्रकार से इनवर्सली रिलेटेड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेवलेंथ कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। और जितना उसका जो हम फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका पेनिट्रेटिव पावर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेज है वो कितने डिस्टेंस तक जा पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हम देख रहे हैं ट्यूबलाइट से, ठीक है, तो उसमें से कौन सी रेज आएगी, विजिबल रेज आएगी। अब विजिबल रेज होती है वो एक प्रकार से जो ये वॉल होती है उसको पार नहीं कर पाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लैंप करेंगे पूरी की पूरी यहाँ पे इम्परमिएबल हम वॉल बना देंगे तो उसके साइड में जो उसके दूसरी साइड में जो कोई भी बैठा होगा उसको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे लैंप है, क्यों, क्योंकि जो लाइट होती है विजिबल लाइट होती है उसकी रेज वो एक प्रकार से वॉल को पार नहीं कर पाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये गामा रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, उसके क्या होते हैं कि एक प्रकार से उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और ज्यादा जितनी एनर्जी होगी उससे क्या होगा उसकी पेनिट्रेटिव पावर ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा कि वो एक प्रकार से आर पार भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे एनर्जी बढ़ेगी उसका इसका पेनिट्रेटिव पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हमें याद रखना है। तो फॉर एग्जांपल कुछ आप रिलेटिव चीजें याद रख सकते हो कि कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट, सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव है, ठीक है, जो हम रेडियो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी फॉर एग्जाम्पल उसके कंडीशन में देखिए इंफ्रारेड और विजिबल रेड, ठीक है। और उसके बाद में आएगा अल्ट्रावायलेट रेज आएगी जो यूवी रेज होती है जो सन से आते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से वो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। उसके आगे देखेंगे तो जो एक्स रेज होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो हम मेडिकल में यूज करते हैं, ठीक है, तो एक्स रे तो हम उसको क्यों यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी पर्सन है उसके अंदर का हमें जो एटमोस्फेयर का जो बॉडी का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो समझना है, बोन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा रेज चाहिए जो बोन के आर पास निकल सके, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई रेज यूज करना पड़ेगा जिसकी पेनिट्रेटिव पावर ज्यादा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, एक्स रेज, ठीक है। और उसके कंपेयर में हम गामा रेज देखेंगे तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कहीं पे ब्लैक होल है, ठीक है,
ब्लैक होल जो एक दूसरे के साथ चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार से मासिव वेव ऑफ एनर्जी यहाँ से इमिट होगी। तो उसमें जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो फिर क्या होगा, उसकी वेवलेंथ इतनी कम होगी, तो वो किस फॉर्म में होंगे, एक प्रकार से गामा रेज के फॉर्म में, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना कि गामा रेज होती है वो मोस्टली कहाँ पे आती है, जो कॉस्मिक रेज होते हैं, एक प्रकार से हाई एनर्जी वाले रेज होते हैं, और एक प्रकार से कौन से होते हैं, गामा रेज होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन हाउस में हम फॉर एग्जांपल बात करेंगे, ठीक है। तो हमने आगे ये देखा का जो सन रेज होती है एक प्रकार से कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट्स होती है, और अल्ट्रावायलेट की एनर्जी विजिबल से कैसी होती है, यहाँ पे देखो यार, एनर्जी इस साइड बढ़ती है, यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्ट्रावायलेट की एनर्जी क्या होती है, विजिबल से ज्यादा होती है, और ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो वेवलेंथ होगा वो कैसा होगा, कम होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्टर वेवलेंथ होगी। तो फिर क्या होगा कि जो सन से जितने भी रेज आते हैं, सन से जितने भी रेज आते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, एक प्रकार से शॉर्ट वेवलेंथ में होंगे। और हमें ये भी देखा था कि शॉर्ट वेवलेंथ जितनी होगी उसकी पेनिट्रेटिव पावर उतनी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ आएगी, ठीक है, वो एक प्रकार से अर्थ को जो एटमॉस्फेयर है उसको पूरा का पूरा पेनिट्रेट कर जाएगी, मतलब एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कि जो यूवी रेज होते हैं ना उसमें तीन पार्ट हमने आगे देखा ना कि तीन पार्ट होते हैं, ए बी और सी। बी और सी एक प्रकार से बहुत ही लिथल होते हैं, और ये होता है इतना, मतलब इतना हमें इम्पेक्ट नहीं करता है, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ ओजोन लेयर में। बाकी की ये जो ये वेव्स है वो पूरा का पूरा क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, अर्थ के सरफेस तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यूवी रेस फॉर एग्जांपल अर्थ के सरफेस तक आ गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी अर्थ सरफेस एक प्रकार से जितनी लाइट आएगी ड्यूरिंग द डे उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, जो लैंड सरफेस है उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ड्यूरिंग द डे क्या होगा कि कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब जो लैंड होती है वो, और दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लैंड होती है ना सबसे ज्यादा फास्ट होती है और सबसे जल्दी कूल होती है कंपेयर टू ओशियन। फॉर एग्जांपल ये लैंड है और ये ओशन है, सॉरी, फॉर एग्जांपल ये कॉन्टिनेंट है और ये कौन सा ओशन है कोई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दोनों एक ही लेटीट्यूड में, हम फॉर एग्जांपल हम मान लेते कि दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब क्या होगा कि दोनों पे फॉर एग्जांपल एक ही दिन तक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, ठीक है, दोनों एक ही साथ में एक ही लेटीट्यूड पे है, तो जो अर्थ की जो एनर्जी मिलेगी वो एक प्रकार से सेम ही मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोनों का एक अमाउंट में हम एनर्जी देते हैं कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर इसका जो लैंड का टेम्परेचर होगा वो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली हम बिलीव करें कि वो 30 डिग्री हो जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा था क्या होगा कि जैसे जैसे लैंड सनरेज को एब्जॉर्ब करोगे तो क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे सेम अमाउंट ऑफ टाइम तक, ठीक है, फिर भी यहाँ पे 5 डिग्री का टेम्परेचर राइज हुआ, तो यहाँ पे हार्डली 2 या 3 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो ये हमें ये देखना है कि जो अर्थ होती है ना सबसे ज्यादा कूल हो, मतलब जल्दी फास्टर रेट में कूलिंग होती है और उसका हीटिंग भी होता है कंपेयर टू द ओशन, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है लैंड की वो ज्यादा होती है कंपेयर टू ओशन, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि जो लैंड होती है वो सबसे ज्यादा कूल होती है और सबसे ज्यादा फास्ट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो शॉर्ट वेव आएगी सन से वो एक प्रकार से डायरेक्टली अर्थ सरफेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा कि जितनी भी एनर्जी आई है, फॉर एग्जाम्पल नाइट में तो कोई सोर्स नहीं होगा सन का, ठीक है, तो जो इनकमिंग एनर्जी है एक प्रकार से क्या होगा उसका स्टॉप हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा कि जितनी भी एनर्जी अर्थ ने रिसीव की है ड्यूरिंग द डे वो एक प्रकार से क्या होगा, एक प्रकार से री इमिट करेगी, लेकिन जो री इमिट करेगी ना उसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो ज्यादा होती है वेवलेंथ कंपेयर, फॉर एग्जाम्पल हमने आते टाइम क्या बोला था, यहाँ पे जो आएगी वो क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ होगी, लेकिन जब उसको हम अर्थ उसको इमिट करेगा ड्यूरिंग द नाइट तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी, ठीक है। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ होगी। और यहाँ पे हमने आगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था तो उसमें ये हमने देखा था E = 1/λ, ठीक है। अब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी
ठीक है, तो उससे एनर्जी उसकी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी उसकी पेनिट्रेटिव पावर उसकी इतनी कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो लॉन्गर वेवलेंथ जो अर्थ की सरफेस रात को इमिट करती तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, वो एक प्रकार से क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो ये चीज होती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ का जो अभी प्रेजेंट टेम्परेचर है जो मेंटेन किया हुआ है 15 डिग्री टेम्परेचर, अराउंड एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है जो 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो किस हिसाब से अभी मेंटेन है, तो ये जो पूरी का पूरी जो इफेक्ट उसका बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मतलब क्या हुआ कि जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो एक प्रकार से पेनिट्रेट कर जाती है, उससे क्या होता है कि अर्थ की सरफेस को हीटिंग मिलता है, उसी हीटिंग को क्या होता है कि ड्यूरिंग द नाइट जो अर्थ सरफेस है उसको रीइमिट करती है लॉन्ग वेव में, और वही लॉन्ग वेव जो रेडिएशन होता है उसको क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती है, और उससे क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है 15 डिग्री वो मेंटेन रहता है। जो अभी फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सरफेस जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो होता है इफेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते, फॉर एग्जांपल पूरा पूरा एब्सेंस होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो फिर क्या होता है कि पूरी की पूरी यहाँ पे जितनी भी जो एनर्जी रिलीज होती है पूरी की पूरी एस्केप कर जाती स्पेस में, तो फिर क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर है एक प्रकार से बिलो द 0 डिग्री होता। ठीक है, तो जो अभी हैबिटेबल कंडीशन है यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी हमें टेम्परेचर मिलता है जिस प्रकार से हम ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है कि हम जितने टेम्परेचर को हम टॉलरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो वो किसके कारण है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस के कारण है। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी हम बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है कि हम जितने भी ग्रीन हाउसेस गैसेज है फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली CO2 इसका सबसे ज़्यादा हम इमिशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज की अमाउंट बढ़ गई है। अब जितनी यहाँ पे अमाउंट बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, जितना अमाउंट ऑफ गैसेस बढ़ेगा ग्रीन हाउस गैसेज उतनी हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी एटमोसफियर में, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो अर्थ का टेम्परेचर है ग्रेजुअली क्या हो रहा है एक प्रकार से इंक्रीज हो रहा है, और उससे कॉन्सिक्वेंसेस उससे क्या हो रहा है कि जहाँ पे जो ग्लेशियर्स है पोलर रीजन में, ठीक है, वो एक प्रकार से मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अभी प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस इटसेल्फ इज नॉट नेगेटिव कॉनोटेशन, मतलब उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो ज्यादा अमाउंट में हम एब्जॉर्प्शन इमिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर है वो एक प्रकार से बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो हमें प्रॉब्लम करता है। तो ये जो यस लॉन्गर वे एक्चुअली अर्थ की फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या देखा था कि फॉर अर्थ की यहाँ पे जो एनर्जी आउट होगी, ठीक है, वो क्या होगी लॉन्गर वेवलेंथ में, उसका मतलब क्या होगा कि उसकी एनर्जी कम हो गई थी। इसका मतलब ये हमने आगे देखा था कि जो एनर्जी होती है कहीं पे भी डिस्ट्रॉय नहीं होती या तो फिर वो एक प्रकार से क्रिएट नहीं करते। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितनी भी एनर्जी होती है ना एक प्रकार से अर्थ की जो सरफेस होता है उसमें डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी पर्टिकुलरली वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उसका कुछ पोर्शन ही रिलीज होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो एनर्जी लेवल है उसका डाउन हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसली क्या होगा कि उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। यस डेफिनेटली सिंपल है ना, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा था कि जो जब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा टेम्परेचर कम होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो लेयर अर्थ एटमोसफेयर का लेयर है डायरेक्टली कांटेक्ट में है अर्थ सरफेस में, वो क्या करेगा सबसे ज्यादा हीट रिसीव करेगा अर्थ के लैंड से। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर करेगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो फिर उसका जो कॉन्टेक्ट है वो एक प्रकार से कम होता जाएगा, उसकी इफिशियंसी जो हीट ट्रांसफर की वो कम होती जाएगी, तो उससे क्या होगा उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में तो उसका टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड कम होता जाएगा। डेंसिटी से तो प्रेशर डिटरमाइन होता है, टेम्परेचर नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड। यस यस मोलिकुलर डेंसिटी से रेडिएशन होता है, हीट। एक्चुअली आई डोंट गेट योर पॉइंट, क्लास के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं ना, कुछ ऐसा होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इसका जो पॉइंट है उसका। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट है, हमने ट्रोपोस्फियर पढ़ लिया था, तो उसके ऊपर का कौन सा लेयर आएगा, ट्रोपोपोज आएगा, और उसके ऊपर का कौन सा आएगा, स्टेटो, साइलेंट प्लीज बॉयज, उसका ऊपर का कौन सा आएगा, स्ट्रेटोस्फियर आएगा। अब स्ट्रेटोस्फियर में हमने क्या देखा था कि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद द हाइट, तो उसका रीजन क्या था कि वहां पे ओजोन लेयर वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर होता है वो उसको यूवी रेस को एब्जॉर्ब करते हैं, बी और सी को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करेंगे और ए को थोड़ा सा 5% या 6% एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी का जो पूरा का पूरा है मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द यूवी ए टाइप्स वो एक प्रकार से क्या होगा, कम्प्लीटली नीचे डाउन ट्रांसफर कर जाएगा अर्थ सरफेस से, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें प्लेन दिखाया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं हम एयर के लिए यूज करते हैं, तो वो कहाँ पे हम होते हैं कि पूरा का पूरा जो ट्रोपोस्फियर सॉरी स्ट्रेटोस्फियर में होता है। तो उसका रीजन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने आगे देखा था, यस प्लीज भाई, ऑलराइट, ये हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कंप्लीटली क्या होगा, हीटिंग होगा, हीटिंग से क्या होगा कंटिन्यूसली एक प्रकार से जो एयर होती है एक प्रकार से राइज करेंगे तो क्या होगा कि एक प्रकार से ऊपर जाएगी, एक लेवल आएगा, वहां पे क्या कर जाएगी, एक प्रकार से कंडेंसेशन इसका हो जाएगा, उससे क्या होगा, एक डाइवर्स कर जाएगी दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो लेवल होता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोपोज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी एयर जो करंट समय जो चलते हैं ना कन्वेक्टिव सेल्स, वो कहाँ पे लिमिटेड होगा, ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर तक ही लिमिटेड होगा। वो एक प्रकार से उसका जो ऊपर आएगा यहाँ पे ट्रोपोपोज, और उसके ऊपर कौन सा आएगा, स्ट्रेटोस्फियर, उसमें वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल तो हमें ऐसा कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कोई प्लेन उड़ाना है, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा लेयर चाहिए कि जहाँ पे हमें कोई टर्बुलेंस ना हो, जहीं पे हमें कोई ऐसा वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर ना मिले, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ट्रोपोस्फियर में जाएंगे तो वहां पे तो हमें कोई वर्टिकल एयर नहीं मिलेगी, जितने भी जो कन्वेक्टिव सेल होगा वो एक प्रकार से इसी डायरेक्शन में यहाँ पे ही कन्वेक्टिव होगा ट्रोपोस्फियर में। तो जो ट्रेटोस्फियर होगा एक प्रकार से लेयर कंडीशन होगी और एक प्रकार से काम जोन होगा, वहां पे हमें कोई वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर नहीं मिलेगी। तो उससे क्या होता है कि जो हम प्लेन को उड़ाने में ना एक प्रकार से हमें सेफ्टी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी एयर ट्रांसपोर्ट में के लिए जो भी रीजन यूज होता है एटमॉस्फेयर का, तो वो कौन सा होता है, एक प्रकार से स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अब उसके ऊपर जाएंगे तो कौन सा आएगा, स्ट्रेटोपोज आएगा, और उसके ऊपर जाएंगे तो फिर कौन सा आएगा, मेसोस्फियर। अब मेसोस्फियर में हमने देखा था कि फिर से क्या होता है कि एक प्रकार से टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग द अल्टीट्यूड। तो उसका रीजन हमने क्या देखा था कि वहां पे एक तो एब्सेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, कि ग्रीन हाउस गैसेस आर लिमिटेड टू व्हाट, स्ट्रेटोस्फियर तक ही लिमिटेड है। दूसरी चीज क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट, ये हमने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, इसका मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रेटोस्फियर में जो हीट एब्जॉर्ब की गई है ओजोन के द्वारा, वो एक प्रकार से अपर लेयर में एक्सटेंड नहीं होती है। दूसरी चीज क्या होता है कि जो उसका पर्टिकुलर चीज होती है, मीटियोर गेट बर्न आउट। अब मीटियोर्स का किसी को पता है कि मीटियोर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, नो वंस, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इलैबोरेट कर दूं। फॉर एग्जांपल अर्थ के आसपास में काफी सारे ऐसे भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो कंप्लीटली प्लैनेट नहीं बन पाए, ठीक है। ऐसे रॉक सरफेस हमें काफी सारे मिल जाएंगे जो अर्थ के आसपास ही एक प्रकार से घूमते हैं, ठीक है। तो जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है ऐसे रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, मीटियोरॉइड, मतलब यहाँ पे पीछे डी आएगा, ठीक है। एज सुन एज वो क्या आएंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई घूमता घूमता आएगा, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा, तो फिर क्या होगा कि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है एक प्रकार से क्या करेगा, उसको पुल डाउन कर लेगी, ठीक है। तो जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, मीटियोर्स। अब जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ के एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ वो स्पीड में मूवमेंट करेगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे अर्थ का उसको फ्रिक्शन मिलेगा, और वही फ्रिक्शन से क्या होगा, उसमें हीटिंग हो जाएगी और उसमें एक प्रकार से बर्न आउट हो जाएगी। तो वो अर्थ एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको प्रीलिम्स में, तो उसका कौन सा रीजन होता है, उसका कौन सा स्फीयर होता है, मेसोस्फीयर में, जो भी हम आगे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मेसोस्फीयर में एज सून एज वो मीटियोरॉइड होगा, वो एंटर करेगा, तो वो क्या एक प्रकार से होगा, वो बर्न आउट हो जाएगा, और वही बर्न आउट से क्या होता है कि एक प्रकार से उसको, और जैसे वो बर्न आउट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, मीटियोर्स, मतलब वो आ रहेगा उसके पीछे, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बड़ा
एस्ट्रॉयड है जो अर्थ के एंटर में क्या हो एंटर हो गया, ठीक है, तो ऐसा होगा कि इतना बड़ा है कि वो कम्प्लीटली नीचे तक मूवमेंट कर भी जाएगा ना, तो फिर भी उसमें कुछ ऐसी से ऐसा बनेंगे जो कम्प्लीटली बर्न आउट नहीं है, वो एज इट इज वो फिजिकल मूवमेंट में अर्थ के सरफेस में वो लैंड करेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मीटियोरॉइड। टी मीन्स टच, मतलब अर्थ के सरफेस को उसने टच कर लिया, तो मतलब ऐसे आप याद कर सकते हो। मतलब इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, मतलब आपको बस 3 स्टेज के साथ उसको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल वो अर्थ में होगा तो उसको मीटियोरॉइड बोलेंगे, और एज सून एज एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर तो उसको क्या बोलेंगे, मीटियोर्स। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ को टच कर जाएगा, मतलब अर्थ पे लैंड कर जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मीटियोरॉइड। और फॉर एग्जांपल कहीं पे अर्थ की सरफेस पे फॉर एग्जांपल टच करेगा तो फिर क्या इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा पूरा एक गड्ढा बन जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी भर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेक्स बनते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम भारत में देखें तो यहाँ पे लोनार लेक्स है, ठीक है, तो एक प्रकार से मीटियोराइट लेक्स है, मतलब कि मीटियोराइट के जो इम्पैक्ट से जितना डिप्रेशन बना है, ठीक है, तो उसमें फॉर एग्जांपल रेनफॉल से वाटर बन जाएगा, तो एक प्रकार से लेक का क्रिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मीटियोराइट के बारे में पता होनी चाहिए। तो जब एज सुन एज जो मीटियोर जो मेसोस्फीयर में एंटर करेगा तो फिर क्या होगा, वो कम्प्लीटली नहीं मतलब बर्न आउट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी साइज कितनी है, साइज ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, कम्प्लीटली बर्न आउट नहीं होगा, कोई स्मॉल मीटियोराइट होगा, ठीक है, तो वो एक प्रकार से बर्न आउट हो सकता है, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। अब थर्मोस्फियर में हमने क्या देखा था, उसका एक पर्टिकुलर लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइनोस्फियर। आइनोस्फियर में क्या होता है कि जो सनरेज होती है वह एक प्रकार से उसकी हीट होती है, एब्जॉर्ब करती है, तो उसका क्या होगा कि जितने भी वहाँ पे गैसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एक प्रकार से एक साइड हो जाते हैं, और एक साइड से क्या होता है कि जितने भी हो ना आयंस होते हैं एक प्रकार से सेपरेट हो जाते हैं। तो जो आयंस की जो प्रेजेंस होती है पूरा का पूरा लेयर्स में, तो उसको पूरे के लेयर को क्या हम बोलते हैं, आइनोस्फियर। तो वही आइनोस्फियर में क्या होगा कि कंटिन्यूसली हीट एब्जॉर्ब होती रहेगी, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड जो थर्मोस्फियर होता है उसमें बढ़ता जाएगा, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट, ठीक है। गैसेस मोस्टली होते हुए एक प्रकार से कौन से स्टेट में होते हैं, आयोनाइज स्टेट में होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो इंसोलेशन आता है सन से जितनी भी एनर्जी आती है उसको जियोग्राफिकल टर्म में हम क्या उसे बोलते हैं, इंसोलेशन, ठीक है। तो जो इंसोलेशन होता है उसको क्या करेगी, एक प्रकार से एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आयंस हाईली डिस्पर्स कंडीशन में होते हैं, एक प्रकार से एक्साइटेड कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली 18 किलोमीटर ऑफ द फ्रॉम द अर्थ सरफेस तक ये फैला होता है। अब ये आइनोस्फीयर की बात करेंगे, ठीक है, तो ये मोस्टली हम देखेंगे तो कहाँ कितनी उसके रेंज होती है कि 80 किलोमीटर से अराउंड 650 या फिर 640 किलोमीटर तक वो एक्सटेंड होता है। काफ़ी सारे नंबर ऑफ द आयोनिक लेयर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, ए बी सी सी या समथिंग ऐसे लगते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी सीजन में हम देखते हैं, मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो एक प्रकार से सीजन पे डिपेंडेंट होता है। कोई लेयर होगा जो विंटर में एग्जिस्ट करेगा, कोई होगा जो समर में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं, मतलब इतना हमें याद रखो कि वहाँ पे एक आइनोस्फीयर का जो लेयर होता है, ठीक है। और यूजफुल क्या होता है कि एक प्रकार से रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने आगे देखा था जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो वेव्स, ठीक है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके क्या होगा, उसकी एनर्जी एक प्रकार से सबसे कम होगी, तो फिर क्या होगा कि जो अर्थ का जो ये लेयर है ना उसको पास नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल अर्थ का सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल कोई रिलीज करते हैं रेडियो वेव्स को, तो उसकी एनर्जी इतनी कम है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप नहीं कर पाएगी, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो आइनोस्फेयर है उसको एक प्रकार से रिट्रीट बैक कर देगा, यहाँ पे जो रिसीवर होगा वो मैसेज को रिसीव कर लेगा। तो मतलब जो आइनोस्फीयर होता है ना एक प्रकार से अर्लियर टाइम में जो रेडियो वेव का जो यूज होता था, रेडियो वेव एज ए कम्युनिकेशन में रेडियो में, ठीक है, तो इसी हिसाब से होता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें जो रेडियोस्फीयर है उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है उसका यूज करके हम रेडियो कम्युनिकेशन का यूज करते थे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अभी जो 5G हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी कौन सा हम वेव यूज कर रहे हैं, एनीवन नोज, सेम इज द रेडियो वेव। 5G में भी हम फिर से रेडियो वेव का यूज करता है। और एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी RFID टेक्नोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल है या तो फिर कोई टोल नाका है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कार होती है वहाँ पे RFID जो स्टिकर्स होता है उसको हम
अटैच कर दें तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे जितना जो भी रीडर होगा ना वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा कि ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है यहाँ से पास होगा, उसमें जितना भी टोल टैक्स है वहाँ से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है रिसीवर और रेडियो फिक जो RFID जो स्टिकर है उसके बीच में, तो उसमें भी कौन सा वेव हम यूज करते हैं, उसमें भी रेडियो वेव भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये फिर से आइनोस्फीयर आ गया कि आइनोस्फीयर कैसे काम करता है कि हाईली एनर्जी सनरेज होती है, एक प्रकार से कॉस्मिक रे होती है, तो क्या करेगी जो एटम्स होगा उसको एक प्रकार से ब्रेक कर देगी, उसमें से जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव आयोनाइज्ड पार्टिकल उसको एक प्रकार से रिलीज कर देगी। तो उससे क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स फ्री पार्टिकल्स है ना एक प्रकार से रिलीज हो जाएंगे और उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो फिर क्या होगा कि नाइट टाइम में ओनली कॉस्मिक रेज आयोनाइज। हाँ, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आयोनोस्फीयर होता है ना नाइट ड्यूरिंग द नाइट्स क्या होता है कि वहाँ पे तो कोई सन रेज आएगी नहीं, तो फिर क्या होगा कि उसकी जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो तो नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा कि जो आइनोस्फीयर होता है एक प्रकार से वीक हो जाता है। तो अर्लियर टाइम में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आपको कोई कम्युनिकेशन करना है रेडियो वेव से तो वो ड्यूरिंग द डे ही करते थे, मतलब नाइट टाइम में इतनी प्रॉब्लम आती थी रेडियो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था कि वहाँ पे तो कोई सनलाइट है नहीं, एनर्जी नहीं मिल रही, तो पूरा का पूरा जो लेयर है एक प्रकार से वीक हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे रेडियो कम्युनिकेशन में ट्रबल आती थी उस टाइम, ठीक है। और सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में क्या होता है कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर एक प्रकार से रेडिफाइड होता है। रेडिफाइड मतलब कि वहाँ पे जो एयर के मोलिक्यूल्स हो गए एक प्रकार से डिस्पर्स कंडीशन में हो गए, डेंसिटी एकदम कम होगी, वहाँ पे प्रेशर एकदम कम होगा, टेम्परेचर एक प्रकार से कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब उससे आगे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन है तो इससे हम आगे जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, हम टुवर्ड्स द सन जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम कोई सेलेस्टियल बॉडी के जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बियॉन्ड द 640 किलोमीटर कौन सा स्फीयर है, एक्सोस्फीयर है। हाईली रेडिफाइड एटमॉस्फेयर होता है, मतलब कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक प्रकार से बहुत ही थिन कंडीशन में होते हैं, डेंसिटी उसकी बहुत ही कम होती है, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे एयर इतनी रेडिफाइड होती है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई है ना फिर भी फेल्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अर्थ का भी एटमॉस्फेयर में अर्थ सरफेस पे फॉर एग्जांपल हम खड़े हैं, ठीक है, और हमें टेम्परेचर यहाँ पे फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ है इतनी डेंस है, जो अर्थ रेज है उसको पास करती है, मतलब पास करने के लिए उसको अलाउ करती है कि जो हीट ट्रांसफर होगा और हमारी बॉडी से टच होगा तभी जाके हमें कुछ फेल्ट होगा, ठीक है। उस जब एक्सोस्फीयर में जाएंगे तो फिर क्या होगा कि अर्थ इतनी रेडिफाइड है तो वैसे क्या होगा कि हीट ट्रांसफर जितना होना चाहिए था हमारी बॉडी के साथ वो इतना बहुत ही वीक होता है। तो फिर क्या होता है कि जो बाहर जितना टेम्परेचर होता है वो एक प्रकार से ह्यूमन बॉडी को फेल्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर तो हमें फेल्ट नहीं होता तो हम ऐसे ही मतलब फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, टेम्परेचर तो फील नहीं होगा, तो हम ऐसे ही मतलब कुछ भी उसका बाहर निकल जाएंगे, मतलब जो उसकी कैप्सूल होता है एस्ट्रोनॉट का उससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन है उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अर्थ इतनी रेडिफाइड है तो उससे हम जो अभी जो नेचुरल अभी हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो वो नेचुरल ब्रीथिंग उस कंडीशन में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी कि ऑल्दो टेम्परेचर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो ब्रीथिंग कंडीशन है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अरोरास बोलते हैं। अब अरोरास फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लाइटिंग कंडीशंस होती है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखेंगे ना तो ये बहुत ही ग्रीनिश प्रकार की लाइटिंग मतलब कलर प्रकार की लाइटिंग्स होती है। अब फॉर एग्जांपल ये हम पोलर रीजन में देखेंगे तो ड्यूरिंग द नाइट से हमें ये फ्रिक्वेंटली ऐसे मिलते हैं कि जो हमारा नॉर्थ पोल है साउथ पोल है कि वहाँ पे ये जो क्या प्रकार कलर लाइट्स होती है प्रकार, ठीक है। तो इस जो जियोग्राफिकल फिनोमिना होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरोरास बोलते हैं। तो उसका सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि वो अरोरास क्यों प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका रीज़न हमें पता, उसकी मैकेनिज्म हमें पता होनी चाहिए। हमने ये देखा था कि जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, एक प्रकार से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं एक प्रकार से उसको रिलीज करता रहता है, ठीक है। और वही किसके फॉर्म में करता है, उसको क्या बोलते हैं, सोलर विंड्स, ठीक है। एक प्रकार से कंटिन्यूसली अर्थ की डायरेक्शन मतलब चारों साइड आती है, मतलब यहाँ पे अर्थ है तो हम अर्थ के कंडीशन में देखेंगे, ठीक है। और आगे हमने क्या देखा था कि अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटोस्फीयर है, मैग्नेटोस्फीयर की मतलब वहाँ पे अर्थ का
मैग्नेटिक जो फील्ड है एक प्रकार से एक्सटेंड रहता है, ठीक है। तो उसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्थ पोल देखें, यहाँ पे हम नीचे साउथ पोल देखें, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे पूरा पूरा हमें अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, उसके अर्थ के चारों साइड पे। लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, एक प्रकार से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा, यहाँ पे सामने के फेस टू फेस पे मूवमेंट में, मतलब इक्वेटर पे जो होगा, जो अर्थ की जितनी भी उसकी स्पेस होगी ना, जो अर्थ की मैग्नेटो लाइन होती है, मैग्नेटोस्फीयर की जितनी भी लाइन होती है, एक प्रकार जितनी स्पेसियस होगी वहां पे क्या होगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एक प्रकार से सबसे ज्यादा होता है, और उससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे दोनों कंडीशन में कहाँ पे होगी, सबसे ज्यादा इक्वेटर पोल पे होगी, इक्वेटर रीजन में होगी। तो उससे क्या होता है कि जहाँ पे इतने विंड्स है ना, एक प्रकार से यहाँ से डाइवर्स कर जाएंगे, मतलब वो यहाँ से वो एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन सबसे वीक मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पे होता है, पोलर रीजन में, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो फिर क्या होगा कि जितनी भी ये विंड्स है ना, वो ऐसे करके कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, उसको यहाँ से एंटर कर जाएंगे, मतलब कि वो इक्वेटर रीजन में वो एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लक्स वहाँ पे ज्यादा होते हैं, कंपेरेटिवली कहाँ पे कम होता है फ्लक्स, पोलर रीजन में, तो वहाँ पे एंटर कर जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि जो सोलर रेज होते हैं, सोलर विंड्स होते हैं, एक प्रकार से हाई रेडिएशन, वो कहाँ से एंटर करेगी, पोलर रीजन से। और पोलर रीजन में क्या होता है कि जितने भी गैसेस है उसके साथ इंटरेक्शन होगा, और वही इंटरेक्शन से क्या होता है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अब ये भी हमने आगे देखा था कि जिस सोलर विंड्स होते हैं एक प्रकार से क्या होता है, उसका टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई, उसका मतलब क्या, उसकी एनर्जी हाई है। अब जितनी एनर्जी हाई होगी तो फिर क्या होगा कि वो अर्थ के जितने भी गैसेस है ना यहाँ पे, उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, और उसमें से जितने फ्री रेडिकल्स पार्टिकल्स होते हैं उसको रिलीज कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि जो जो हमें कलरफुल लाइट्स मिलती है वो एक प्रकार से क्या है, फ्री रेडिकल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो अर्थ सोलर विंड्स और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, उससे क्या होता है कि एनर्जी का हीट ट्रांसफर होता है, उससे क्या होता है कि कलरफुल हमें लाइट्स मिलती है, ठीक है। तो उसका पर्टिकुलर रीजन क्या हुआ कि हमें ड्यूरिंग द नाइट से एक प्रकार से बहुत सारी कलर्स की लाइट्स हमें मिलती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, नॉर्थ पोल में, तो फिर पर्टिकुलरली उसको क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, मतलब ये प्रकार से मतलब ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है। और सिमिलर कंडीशन और मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली चीज अब रट्टाफिकेशन की होगी। कैसे होता है कि सन इमिट्स तो सोलर विंड्स होती है, ठीक है, फ्रॉम इट्स कोरोना, कोरोना मतलब कि जो सन का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। सोलर विंड कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब एक प्रकार से जो तीन स्टेट ऑफ द मैटर हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन जो प्लाज्मा होती है एक प्रकार से कहाँ पे होती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये दोनों कंडीशन में कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है, प्लाज्मा। और दूसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम हो और प्रेशर भी बहुत कम हो, तो उस टाइम पे कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखने की, कंफ्यूज नहीं होना है। और प्लाज्मा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ द सोलर विंड विथ अर्थ मैग्नेटोस्फीयर, उससे क्या होगा कि एक प्रकार से हीट की ट्रांसफर होगी, हीट एक्सचेंज होगा। तो फिर क्या होगा कि एक प्रकार से कलरफुल पार्टिकल मिलेगा, कोलिजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटोस्फीयर। तो उससे क्या होता है कि जो आयोनाइज पार्टिकल होते हैं वो एक प्रकार से लाइट इमिट करते हैं, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट विद जियोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब ये जो हमने मैग्नेटोस्फीयर देखा था उसी की बात करें, दस विजिबल लाइट ऑफ द लेटीट्यूड, मतलब हाई लेटीट्यूड पे ही ये मिलते हैं, मतलब इक्वेटर पे हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, जो पोलर रीजन होता है वहाँ वहीं पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया अरोरा, अरोरा के बारे में। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो या फिर anyone? अब नेक्स्ट चीज होती है उसको क्या बोलेंगे हम, हीट बजट। अब पहले यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, अब कंटिन्यूसली हीट आ रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और बाकी की जितनी भी एनर्जी है वो कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करिए ड्यूरिंग द नाइट्स। तो हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कंटिन्यूसली जो अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री मेंटेन है वो किस प्रकार से मेंटेन है।
कौन से ऐसी प्रोसेसेस है जो हीट का जो बैलेंस होता है, मतलब जो हीट का बजट होती है उसको बैलेंस करती है। बजट मतलब क्या हो गया, सिंपली आउटगोइंग एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का बैलेंस होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हीट बजट का क्या हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हीट अपना जो हीट है अर्थ है अपना हीट कैसे मेंटेन करती है, मतलब कि जो इनकमिंग हीट होती है और आउटगोइंग हीट होती है उसके दोनों के बीच में कैसे बैलेंस इस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, हीट बजट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा, टॉप मोस्ट लेयर, और यहाँ पे कौन सा है, सन है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इनकमिंग कंडीशन देखेंगे और यहाँ पे कौन सी देखेंगे, आउटगोइंग कंडीशन। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बिलीव करें कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, 100x ऑफ अमाउंट एनर्जी हमें ट्रांसफर करता है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये भी हमने देखा था, उसको कौन सी फॉर्म में होती है, शॉर्ट वेव फॉर्म में होती है, और शॉर्ट वेव को हम क्या बोलते हैं, उसको इंसोलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे वो अर्थ में एंटर होगी तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे काफी सारे क्लाउड्स हो गए, ठीक है। अब क्लाउड्स क्या करते हैं कि जितनी भी एनर्जी आएंगी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा उसको फिर से रेडिएट बैक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100x अमाउंट ऑफ एनर्जी आएंगी तो फिर क्या होगा, 27x ऑफ अमाउंट एनर्जी होगी ना, वो क्या करेंगे डायरेक्टली टुवर्ड द स्पेस वो एक प्रकार से रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 26x अमाउंट ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो गई यहाँ पे स्पेस में डायरेक्टली, ठीक है। अब ये भी दूसरी चीज हमने देखी थी कि जो अर्थ होते हैं ना उसमें काफी सारे पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, पीएम पार्टिकल्स बोलते हैं, मतलब ये ऐसे छोटे माइनस पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कहीं पे फायर हो रही है, ठीक है, तो उसमें से काफी सारे ऐसे पार्टिकल्स वहाँ पे इमिट होते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक शूट बोलते हैं, बस उसको हम ज्योग्राफिकल टर्म में, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या होता है कि वो एयर में एक प्रकार से सस्पेंडेड रहता है, ठीक है, तो उस सस्पेंडेड को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर मैटर बोलते हैं। अब उसका जो डायमेंशन फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि PM 2.5 है, PM 10 है, तो इसका मतलब 10 या 2.5 का क्या मीनिंग है, एनिमल्स नो, ये जो हमें नंबरिंग उसके पीछे दे रहे हैं, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, हाँ पर्टिकुलर मीटर होता है उसका डायमीटर 2.5 मतलब माइक्रोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, जो 10 होते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो PM 10 होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, काफी मतलब 2.5 की कंडीशन में काफी 4 गुना उसके जो डायमीटर होगा वो बड़ा होगा। तो मतलब जैसे जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 कंडीशन दूं, PM 1.0, PM 2.5 एंड PM 10। अब 3 में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होना चाहिए, जो ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करेगा, PM 1, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, उसका डायमीटर इतना कम है, तो फिर क्या होगा कि जो हमारे जो क्या होता है ब्रीथिंग सिस्टम होती है उसमें इजीली लंग्स में वो पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी डायमीटर उसका कम होगा पर्टिकुलर मैटर का, वो उतना ही हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे जो काफी सारे पर्टिकुलर मैटर्स मिलेंगे एटमॉस्फेयर में, तो वो भी क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली बाउंस बैक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 6x अमाउंट ऑफ एट, मतलब कि जितनी भी आएगी उसमें से 6% ऑफ एनर्जी होगी वो क्या करेंगे, बाउंस बैक कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल थर्ड चीज होती है, यहाँ पे काफी सारे हमें आइस कैप्स मिलते हैं अर्थ के सरफेस में, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, आइस कैप्स है। अब आगे हम एक कंडीशन देखेंगे, अल्बेडो उसको बोलते हैं। क्या होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी अर्थ में, ठीक है, जो आइस कैप में, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम अल्बेडो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 100x अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आइस कैप से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, 2% होती है, मतलब कि 100x में से 2x अमाउंट ऑफ एनर्जी आइस कैप डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो फिर कितना आएगा, 27 × 6 + 2 = 35 आएगा, 35x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100x में से 35% ऑफ अमाउंट एनर्जी अर्थ डायरेक्टली स्पेस में ही रेडिएट कर देते हैं, ठीक है। अब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ रेडिएट करेगी ना, तो उसको क्या बोल देंगे हम, अर्थ का अल्बेडो बोलेंगे, ठीक है। तो हम ये सुनते हैं कि अर्थ का अल्बेडो 35% है, तो 35% में कंपोनेंट किसके है, तो इसमें कौन सा आएगा, 27% को उसका किससे आएगा, क्लाउड से आएगा, 6% किससे आएगा, पर्टिकुलर मैटर से आएगा, और 2% कहाँ से आएगा, आइस कैप से आएगा। अब ये 35% का तो हमें हिसाब मिल गया, ठीक है। अब बाकी का कितना बचा, 65%। अब 65% में क्या होता है
जो यहाँ पे जो अर्थ की ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, जितने भी अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेस और पर्टिकुलरली दूसरी और भी गैस, ठीक है, तो वो क्या करेंगे डायरेक्टली 14x अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं वो एब्जॉर्ब करेगी। अब ये हमने देखा था कि अब आगे हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ की जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तभी जाके वो अर्थ की जो गैसेस होती है वो एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे तो हमने किस डायरेक्शन में उसको इनकमिंग वे में हमने उसको काउंट कर लिया, ठीक है। तो इसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अर्थ की जितनी भी एनर्जी आती है ना, यहाँ पे 51x अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे हमें 65 का हमें देखना था कि 65 अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ पे जाती है, बाकी 35 का तो हमें अकाउंट मिल गया कि ये कहाँ पे जाती है, ठीक है। अब 65 का हमें अकाउंट चाहिए था। अब यहाँ पे हमने अर्थ पे मेजर किया ना कि अर्थ पे एक्चुअल में कितनी एनर्जी आती है, तो हमने क्या देखा डायरेक्टली 51% मतलब 51x अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 14x अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं पे डिसिपेट होनी चाहिए थी, मतलब विद इन द एटमॉस्फेयर वहां पे कोई ऐसा गैसेस हो गए जो इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अर्थ की गैसेस है मतलब पर्टिकुलरली ग्रीन हाउस गैसेस जो 14x अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी के क्या होगा कि जो 51x अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर एग्जाम्पल अर्थ पे हमने मेजर की सरफेस पे, तो 51% हमें एनर्जी यहाँ पे सरफेस पे हमें मिलती है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जाम्पल 51x अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे क्या होगा कि अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी उसको, और वही एब्जॉर्प्शन से क्या होगा उसका टेम्परेचर हीटिंग होगा ड्यूरिंग द डे। अब ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा, एक प्रकार से फिर से वो कूलिंग मोड में जाएगी अर्थ की सरफेस। अब कूलिंग होगा तो फिर से क्या होगा कि जितनी 51x अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा फिर से रिलीज कर देगी। अब फिर से मतलब हमें देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में वो फिर से रिलीज करती है। तो उसमें जो 17% होता है ना, 17x मतलब कि 17% जितने भी अमाउंट एनर्जी होती है वो डायरेक्टली हमने आगे देखा था कि लॉन्ग वेव थर्मोटेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जो लॉन्ग वेव इमिट करती है एनर्जी, ठीक है। तो वो डायरेक्टली स्पेस में इमिट कर देती है। अब फॉर एग्जांपल आप कहना चाहोगे कि जो लॉन्ग वेव होता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करती है। तो आप इस ग्रीन हाउस गैसेस को इस कंडीशन में भी लिख सकते हो, लेकिन जितनी भी आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे ना तो जो ग्रीन हाउस गैसेस वाला कंपोनेंट है ना उसको इनकमिंग में बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंपोनेंट है उसको आपको इनकमिंग में ही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 17x अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होगी जो लॉन्ग वेव की कंडीशन में डायरेक्टली इमिट हो जाएगी डायरेक्टली टू द स्पेस, ठीक है। अब हमें कितना का चाहिए था, 51x अमाउंट ऑफ का बजट चाहिए था कि वो कहाँ पे जाती है, 17 हमें मिल गई, तो कितनी बची अभी 34%, 34x अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वो कहाँ पे जाएगी, वो एक प्रकार से लेटेंट हीट में जाएगी। लेटेंट हीट एंड कन्वेक्टिव। अब ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अर्थ का ये हमने आगे देखा कि जो अर्थ का सरफेस है एक प्रकार से कूल डाउन हो जाएगा या फिर हीट मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द क्या होगा एक प्रकार से हीट होगा, तो फिर क्या होगा कि उसके ऊपर का जो लेयर है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा एक प्रकार से कंडक्टिव हीट हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमने 3 प्रकार से हीट ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक तो क्या हो गया कंडक्शन हो गया, दूसरी चीज क्या हो गई कन्वेक्शन, और तीसरी क्या हो गई रेडिएशन। अब कंडक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दो कोई सरफेस है एक दूसरे के साथ ही है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका T2 है, तो इसके दोनों के बीच में जो एनर्जी का इंटरफेरेंस होगा एक्सचेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे कंडक्शन। मतलब कि दो कोई भी ऐसी बॉडी कि जिसका टेम्परेचर अलग अलग हो एक साथ में होनी चाहिए, उसकी जो सरफेस हो एक साथ में मिली होनी चाहिए, ठीक है। अब कन्वेक्शन में हमने क्या देखा था कि फॉर एग्जांपल जो अर्थ अब फॉर एग्जांपल कोई बीकर है इसमें हम वाटर को फॉर एग्जांपल बॉईल करेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे साइकिल चलता है वाटर का, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में हीट ट्रांसफर होगा तो उसको क्या बोलते हैं कन्वेक्टिव बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने आगे इक्वेटर में देखा था कि जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा सेल ऐसे बनता है कि जैसे हीटिंग होगा तो फिर क्या होगा कि जो अर्थ का जो एयर का पार्सल है उसकी डेंसिटी कम होगी, वो एक प्रकार से अपलिफ्ट होगा ऊपर जाएगा कंडेंस होगा, फिर से डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, फिर से डेंस कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पूरा का पूरा सर्कल चलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम कन्वेक्शन। तो उसमें भी कुछ ना कुछ हीट हमें लॉस होगा,
कंडक्शन में भी हीट होगा, क्योंकि जो अर्थ हीटिंग वाली सरफेस है, ठीक है, वो भी उसके ऊपर का लेयर होगा, एक प्रकार से दोनों साथ में ही है, कॉन्टेक्ट में ही है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे उसका टेम्परेचर T1 है और ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो निचला लेयर है तो उसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ से भी काफ़ी कुछ हीट यहाँ पे एक्सटेंड होगी, ठीक है। और तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि एक प्रकार से वेव फॉर्म में यहाँ पे अर्थ होते हैं ना, वो अपने एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे हम 17x वाला कंपोनेंट दिखा रहे हैं लॉन्ग वेव में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेडिएशन फॉर्म में हो गया। ये अब यहाँ पे जो अर्थ के डायरेक्टली कांटेक्ट में जितनी भी एयर है उसमें जो एनर्जी लूज होती है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया, कंडक्टिव मोड हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, जो इक्वेटर पे जो पूरे के पूरे जो साइकिल कन्वेक्टिव सेल बनते हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से क्या हो गया, कन्वेक्टिव मोड हो गया, ठीक है। तो तीनों के तीनों मोड से डायरेक्टली जो ये 51x अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक प्रकार से रिलीज होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाइड मैप है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो अराउंड 15 डिग्री है, ठीक है। तो वो अर्थ कैसे मेंटेन करती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हीट बजट बोलेंगे। अर्थ मेंटेन द influx and the outflux of the energy, but outflux is not immediate, it has a long time gap. For example, during day में हमें क्या होगा, influx होगा, during the night क्या होगा, outflux होगा। तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ के डायरेक्टली एनर्जी आएगी और डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी। ड्यूरिंग द डे क्या होगा कि अर्थ की जो सरफेस है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करती जाएगी, हीटिंग करेगी, अपने अंदर स्टोर करेगी एनर्जी को। और ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा कि जैसे वो कूल होगी तो फिर क्या होगा कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस प्रकार से धीरे धीरे रिलीज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो फर्स्ट 27% ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं वो कौन रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, क्लाउड। यहाँ पे कुछ डेटा अलग दिया हुआ, तो मतलब यहाँ से डायरेक्टली ये लिख लेना क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बुक से उठाया, ठीक है। तो 27% ऑफ एनर्जी होती है वो कहाँ से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा, सबसे पहले क्लाउड करेगा। उसके बाद में जो 6% होता है वो कौन करेगा, PM पर्टिकुलर मैटर। और बाकी के जो 2% होते हैं वो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, एक प्रकार से स्नो कवर, जो स्नो आइस होती है सरफेस पर, ठीक है। तो 35% यहाँ पे डायरेक्टली जो अर्थ का एल्बेडो आता है तो वो डायरेक्टली हमें मिल गया। अब बाकी की जो 14% होती है ना, GSG हमें इनकमिंग कंपोनेंट में हम उसको काउंट कर लेंगे। तो जो बाकी की 14% ऑफ अमाउंट एनर्जी होती है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, अर्थ के गैसेस इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और बाकी की कितनी बचेगी, 51%। वो 51% कहाँ पे आएगी, डायरेक्टली टू द अर्थ सरफेस। और उससे क्या होगा, एक प्रकार से ड्यूरिंग द डे हीटिंग हो जाएगी और ड्यूरिंग द नाइट, यस कौन से, ये 51%, ये तीनों को आप काउंट करोगे तो कितना आएगा, 35%, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 100x अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है तो इससे क्या होगा कि 35x अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और जितनी एनर्जी हम रिफ्लेक्ट करते हैं कंपेयर टू इनकमिंग, तो उसको क्या हम बोलते हैं, अल्बेडो बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 100 में से 35 तो हम डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 35% ऑफ एनर्जी है डायरेक्टली हम रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अर्थ का जो अल्बेडो है वो 35% है, ठीक है। तो मतलब हम ये जनरली बोल देते हैं कि अर्थ का अल्बेडो 35% है, तो लेकिन उसका कंपोनेंट हमें पता होना चाहिए। यस वो आ जाएगा कंपोनेंट, मतलब मेन 3 कंपोनेंट ये होते हैं। मतलब ऐसा नहीं सबसे ज्यादा अल्बेडो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं समझ देता हूँ। अब अल्बेडो की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है, स्नो का 80 to 90% होता है। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद में देखेंगे तो डेजर्ट का होता है। और सबसे कम किसका होता है, कॉन्क्रीट का, मतलब जिसका कलर एक प्रकार से डार्क होगा, ब्लैक होगा, तो उसका अल्बेडो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट अमाउंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100x अमाउंट ऑफ एनर्जी हम फ्रेश स्नो को देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 19x अमाउंट ऑफ एनर्जी हो एक प्रकार से रिफ्लेक्ट बैक कर देती, ठीक है। अब सिमिलरली क्लाउड को हम देंगे, क्लाउड इसमें लिखा नहीं है लेकिन उसकी अल्बेडो है ना 33 to 35%, अब तो एवरेज अर्थ की है, ठीक है। तो अब उसको हम 100x अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो भी 33x अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अब हमने आगे क्या देखा था कि जो क्लाउड होते हैं वो सबसे ज्यादा, मतलब 27% अल्बेडो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो क्लाउड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ उसका अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब क्लाउड्स होते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसके क्या होगा कि कुल अमाउंट हम देखेंगे ना
कि अल्बेडो और स्नो कवर कितना रिफ्लेक्ट करता है और क्लाउड कितने करते हैं। तो उसमें क्लाउड की साइज ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्लाउड्स ज़्यादा है, इसलिए इस हिसाब से जो 35% होता है ना, उसमें ज़्यादा कंपोनेंट किसका है, क्लाउड का है। लेकिन हम एब्सोल्यूट अमाउंट में देखेंगे कि स्नो कितना करता है, मतलब क्लाउड कितना करता है, स्नो कितना करता है। तो उसमें जो स्नो आएगा वो 80 to 90% आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा कंपेयर टू क्लाउड। मतलब एक प्रकार से वो रिलेटिव टर्म हो गया है, ये एक प्रकार से एब्सोल्यूट टर्म हो गया। हाँ, तो अभी 51% ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ सरफेस में आएगी, एब्जॉर्ब करेगी और ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा, फिर से रीइमिट होगी। और जो रीइमिट होगी उसमें क्या हो जाएगा, 70% हीट होगी वो डायरेक्टली हीट ऑफ इवोपरेशन से जाएगी, मतलब डायरेक्टली जो लॉन्ग वेव थर्मल रेडिएशन होता है उससे जाएगी। और बाकी की जो 34% होती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने आई थिंक चेंज कर, मतलब गलत लिख दिया है। 17% जो हमने आगे देखा था वही सेम है, ये 17% होता है वो डायरेक्टली कैसे जाएगी, लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। और जो बाकी जो 34% ऑफ एनर्जी है वो किससे जाएगी, लेटेंट हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन से, ठीक है। हाँ, ये अब एल्बिडो आ गया कि फॉर एग्जाम्पल अर्थ की जो रिफ्लेक्टिविटी है, एल्बिडो को सिंपली हम डेफिनेशन में लिखना चाहें तो उसको क्या बोलते हैं कि सिंपली इन टर्म्स ऑफ इट्स शो द डिग्री ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें आएगी तो फिर कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो रेशियो बिटवीन टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन द सोलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड, मतलब कि नीचे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, आउट गोइंग अपॉन इनकमिंग। और फॉर एग्जाम्पल हम परसेंटेज में जाए तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट वो जनरली किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज ऑफ डिग्री में, ठीक है। अर्थ का एवरेज अल्बेडो है तो उसमें हमने 35 देखा था, तो उसका कंपोनेंट क्या है, क्लाउड है, पर्टिकुलर मैटर है, दूसरा कौन सा है, आइस शीट है, ठीक है। अब लोएस्ट किसका होता है, डार्क होता है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसका कलर होगा एक प्रकार से डार्क होगा, तो वो क्या करेंगे, जनरली उसका हीट है ना वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देगा। तो उससे क्या होगा कि जो उसकी रिफ्लेक्टिविटी हो कम होगी, तो क्या होगा कि उसका अल्बेडो कम होगा। और सबसे हाईएस्ट किसका होगा, जिसका कलर सबसे लाइट होगा मतलब वाइट कलर होगा, ठीक है। तो वाइट किसका सबसे ज़्यादा होता है, स्नोफॉल का होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार से अल्बेडो उसका सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें, ठीक है। क्या, हाँ सिंपली यस यस। अब उससे पूरा एक नया मेंस का आपको कंसेप्ट मिलेगा, जो इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, उसके रीज़न क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो। फॉर एग्जांपल तो सबसे पहले तो ये इम्पैक्ट इफेक्ट होती क्या है ये हम देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी हम कंडीशन पे जाएंगे कि उसके जो नाम है उसमें हम कुछ समझने की ट्राई करेंगे। तो इसका क्या हुआ कि अर्बन की मतलब कि ऐसा कोई फिनोमिना होगी जो अर्बन एरिया में होती होगी, ठीक है। तो अर्बन का ये तो हमें पता चल गया। हीट आइलैंड मतलब कि ऐसी कोई कंडीशन होगी, ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे हीटिंग सबसे ज़्यादा होगी। और आइलैंड क्या हुआ, आइलैंड मतलब फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे आइलैंड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आसपास तो मतलब आसपास की चीज़ों से काफ़ी वो डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे पानी होगा, ये पूरा का वो क्या होगा, लैंड सरफेस होगा, मतलब कि आसपास के रीजन से काफ़ी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये उसका हम मीनिंग के ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन पर्टिकुलरली हम देखें कि उसकी इफेक्ट क्या होती है। तो जो जनरली जो ये अर्बन स्ट्रक्चर है ना, ये हमने देखा था कि मोस्टली जो अर्बन स्ट्रक्चर में क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्रीट का हो गया, सीमेंट का हो गया, एक प्रकार से क्या होता है वो डार्क कलर्स होते हैं। तो डार्क कलर क्या करते हैं, उसकी रिफ्लेक्टिविटी कम होती है, तो उससे क्या होता है कि वो हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। अब सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि उसके जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो एक प्रकार से बढ़ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ये फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर लाइन्स है, ये जो आपको रेड दिख रही है ना, वो टेम्परेचर लाइन्स है ये, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा अर्बन स्ट्रक्चर है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे ये पूरा का पूरा रूरल एरिया है, ठीक है। अब रूरल एरिया में हम देखेंगे तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कैसा है, डाउन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये काफ़ी डाउन है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम अर्बन एरिया के पास जाएंगे तो फिर क्या होगा, एक प्रकार से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और सिंपली फिर से उसे दूर जाने की ट्राई करेंगे तो फिर क्या होगा, एक प्रकार से
कम होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी अर्बन स्ट्रक्चर है वहाँ पे जनरली अपने आसपास जो रूरल एरिया होता है उससे कंपेरेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखें कि अहमदाबाद में काफ़ी समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू आसपास के जो सबअर्बन एरिया है, गांधीनगर में जाएंगे, ठीक है, तो उससे, ठीक है। तो इसका सबसे मेन रीज़न उसका मेन रीज़न क्या होता है कि अर्बन स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसका जिसका अल्बेडो एक प्रकार से बहुत ही कम होता है। उससे क्या होता है कि जितनी भी हीट आएगी वो एक प्रकार से कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहेंगे, वो उसको इमिट नहीं होने देंगे, ठीक है। और ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं? फॉर एग्जांपल सीमेंट और कंक्रीट। ये दो कंडीशन ऐसी है कि मतलब अर्बन जंगल बोलते हैं, एक कंसेप्ट आता है जियोग्राफी में अर्बन जंगल। अर्बन जंगल का मतलब क्या होता है कि इतना सारा मेट्रो सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इतनी सारी कंक्रीट और लो अल्बेडो की जो चीज़ें होती है, ठीक है, उसका यूज़ हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पूरा का पूरा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है। अब उससे दूसरी चीज़, हाँ, दूसरा उसका कंपोनेंट ये है, एक तो हमने रीज़न देख लिया कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि लो अल्बेडो की जितनी भी चीज़ें है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा उसका रीज़न क्या है? फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और ये काफ़ी सारे अर्बन स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, वो एक प्रकार से कांच से बने होते हैं, मतलब ग्लासेस से बने होते हैं। तो फिर क्या होगा, और ग्लासेस की सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी होती है। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे सनराइज आएगा, ठीक है, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे चला जाएगा, ये ऐसे ऐसे, और ये पूरा का पूरा ट्रैप कर जाएगा, मतलब जो अर्बन स्ट्रक्चर होता है ना उसके बीच में ही, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा एक प्रकार से कंटिन्यूसली बढ़ जाएगा। तो उसका जो हीट अर्बन आइलैंड इफेक्ट होती है, ठीक है, तो उसका पहला रीज़न तो क्या होगा कि काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है जिसका अल्बेडो काफ़ी लो है। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि जहाँ पे अर्बन की जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, तो उसका जो कांच से ग्लासेस से बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है एक प्रकार से हीट को इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उसको आउटगोइंग का कोई स्कोप ही नहीं है वहाँ पे। तो फिर क्या होगा कि फिर से यहाँ पे टेम्परेचर एक प्रकार से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कोई ऐसी अर्बन स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे पूरा का पूरा अर्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जैसे जैसे नजदीक जाएगा ना तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और फिर से दूर जाएगा तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो एक प्रकार से इट्स लुक लाइक आइलैंड इफेक्ट, ठीक है, बाकी के सराउंडिंग रीजन से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो उसका रीज़न भी हमें पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ का हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, ठीक है, अब हमने आगे देखा था कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे जैसे वहाँ पे हीट का ट्रैपिंग होगा और ट्रैपिंग होने से क्या होता है कि वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वहाँ पे जो सरफेस होगी एक प्रकार से कंटिन्यूसली हीटिंग होगी, ठीक है। अब पर्टिकुलरली हीटिंग होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने आगे क्या देखा था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट्स यहाँ पे डेवलप हो गए, ठीक है, और जितना स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट्स होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कंडेंसेशन होगा क्लाउड का, और जितना ही कंडेंसेशन होगा उससे क्या होगा कि इतनी हाई अमाउंट में वहाँ पे रेनफॉल होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे में फ्लड आ गया, ठीक है, कंटिन्यूसली, मतलब थोड़े ही टाइम में काफ़ी सारी बारिश हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अहमदाबाद में अभी हुआ था, ठीक है। उसका मेन रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे हीटिंग इतना ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जितनी भी एयर होती है वो एक प्रकार से, जितनी मॉइस्चर होता है वो एक प्रकार से सडन रिलीज हो जाता है, सडन कंडेंसेशन हो जाएगा, और सडन कंडेंसेशन जो होगा एक प्रकार से फ्लैश फ्लड आ जाएगा, क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन आएगी। क्लाउड बर्स्ट मतलब कि कोई पर्टिकुलर हावर में 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो रही है एक ही हावर में, ठीक है, और इतनी कंडीशन में बारिश होगी तो एक प्रकार से काफ़ी रेनफॉल होगा। और दूसरी उस कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे जो रोड्स बने होते हैं, ठीक है, एक प्रकार से कंक्रीट के होते हैं, और कंक्रीट के रोड क्या करते हैं एक प्रकार से जो परमीय, फॉर एग्जांपल रूरल एरिया होगा वहाँ पे बारिश होगी तो क्या होगा कि काफ़ी सारी जो वाटर होगा एक प्रकार से परकोलेट कर जाएगा यहाँ पे नीचे ग्राउंड वाटर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमने पूरा का पूरा कंक्रीट का बना दिया, रोड सॉलिड रॉक का बना दिया, तो यहाँ पे जितनी भी बारिश होगी पानी होगा वो एक प्रकार से नीचे तो जा नहीं सकता बिलो द जमीन ग्राउंड वाटर तक, ठीक है। तो फिर क्या होगा एक प्रकार से अर्बन एरिया में वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और पूरा का पूरा जो फ्लडिंग कंडीशन होती है, ठीक है, तो एक प्रकार से फ्लडिंग कंडीशन बन जाती है, जो अभी हम
अर्बन फ्लड बोलते हैं, जो भी फिनोमेना काफ़ी ज़्यादा ही न्यूज़ में है। हैदराबाद में आई थिंक 2020 में आया था, 2016 में हम फॉर एग्जाम्पल देखें तो चेन्नई में आया था, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर 2017 में वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रीज़न है। तो उसका रीज़न क्या है कि उसका यही रीज़न है कि हमने जो अर्बन जंगल बनाए एक प्रकार से प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग हमने जो डेवलपमेंट किया है, ठीक है, अर्बन स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो उसका सबसे मेन रीज़न होता है कि वहाँ पे अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट होती है, और उससे क्या होता है कि एक प्रकार से जो नॉर्मल वेदर फिनोमिना होती है एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाती है और एक प्रकार इंटेंसिव हो जाती है, ठीक है। तो ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट थी। तो यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चन आने की भी मतलब पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, उसको कॉजेज बताओ। मतलब इसमें बाकी सारे कॉजेज भी देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन हो गया, जितने भी अर्बन वेटलैंड्स होते हैं उसका श्रिंकिंग हो रहा है, ठीक है। रिवर जो रिवर फ्लड प्लेन्स होता है उसमें इंक्रोचमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे रीज़न है, लेकिन उसका जो प्राइम रीज़न होता है ना, ये दो प्राइम रीज़न है। मतलब आप उसको विथ फिगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद में क्या, उसको आपको कॉन्सिक्वेंसेस लिखना पड़ेगा। तो अर्बन जो फ्लड्स होती है इनके इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये उसका प्राइम कॉन्सिक्वेंसेस होगा, और उस बाद में आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा जो आप जनरली लिखते हो कि अर्बन प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, सिस्टमाइज होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के अलग होनी चाहिए, ग्रीन बेल्ट पूरा का पूरा होना चाहिए, स्पॉन्ज सिटीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। स्पॉन्ज सिटी मतलब एक पूरा का एक यूरोपियन में है ना, एक नया कंसेप्ट आया स्पॉन्ज सिटी का। अब स्पॉन्ज सिटी में क्या होता है, ये अर्बन सरफेस है, अब फॉर एग्जाम्पल अब ये स्पॉन्ज सिटी, अब फॉर एग्जाम्पल कोई बात करेगा तो क्या करेगा कि यूरोपियन ने ये मॉडल डेवलप किया है, लेकिन ये उसको नहीं पता होता कि ये हड़प्पा के टाइम पे भी था। और हड़प्पा सिटी में ना काफ़ी सारे ऐसे हमें पिट फॉल्स मिलते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूरा का पूरा गड्ढा बना दिया था उसमें, ठीक है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे परकोलेटेड था, मतलब यहाँ पे जो क्रैक्स होते हैं ना एक प्रकार से वो ग्राउंड वाटर रिजर्वोयर तक थी। तो फिर क्या होगा कि जितना भी जब रेनफॉल होगा तो फिर क्या होगा कि जितना भी पानी आएगा ना वो इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो क्रैक्स होती है ना उससे क्या होगा कि वो ग्राउंड वाटर रिजर्वर तक पहुंच जाएगा। अब सिमिलरली कंसेप्ट वो यूरोपियन में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसने नाम दे दिया स्पॉन्ज सिटी। सिमिलरली कुछ नहीं होता है वहाँ पे भी एक प्रकार से ऐसा मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर का जो गड्ढा बनाया जाता है उससे क्या होता है कि जो रिजर्वर तक पे जो पानी होता है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये डायरेक्टली कहाँ पे परकोलेट कर जाएगा थ्रू ग्राउंड वाटर रिजर्व होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो फ्लडिंग आने की कंडीशन है ना वो एक प्रकार से पॉसिबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब बनाया सब चीज़ें हैं कि मतलब उसने बोल दिया कुछ नहीं आई कि स्पॉन्ज सिटी मॉडल है, ये हमारी हिस्ट्री है यार, है ना। हाँ लेकिन अब बॉम्बे का है फॉर एग्जांपल, अभी मुंबई मुंबई है उसका प्लानिंग हो गया, काफ़ी सारे रोड्स बना दिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सबको मिटा के फिर से नया रोड बनाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ का काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पैसा लगेगा। तो अब क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब नया रोड बनाएंगे, ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जिसका अल्बेडो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी प्लास्टिक का भी यूज़ कर रहे हैं अभी काफ़ी सारी चीज़ों का। अब एक टेक्नोलॉजी आती है कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन था अभी, पता नहीं क्या चीज़ होती है, मतलब इतना अब फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करते हैं ना तब हर एक चीज़ में आपके बाल की खाल नहीं निकालने होते। अब आपको पता है कि मतलब सिर्फ इतना ही पता होता है कि भाई कॉल मिक्स टेक्नोलॉजी है, एक प्रकार से ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे उसका अल्बेडो ज़्यादा होता है, मतलब रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, अब उसमें क्या करते हैं, क्या उसकी प्रोसेस होती है, ये जानने की जरूरत नहीं है। मतलब आप क्यूरियोसिटी हो तो जा सकते हो, ठीक है। तो मतलब अब कुछ नया स्ट्रक्चर ऐसा डेवलपमेंट होगा अर्बन प्लानिंग का, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉम्बे है तो हम उसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सैटेलाइट टाउन बनाएंगे हम उसके आसपास में। अब दिल्ली है तो उसके आसपास में काफ़ी सारे सैटेलाइट टाउन है, गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद हो गया, रोहिणी हो गया, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट टाउन जो ये अब नया स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो उसमें हम ये सोच सकते हैं कि जो नया स्ट्रक्चर होगा उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए जो आगे हम जो मिस्टेक कर सकते हैं जो मेन सिटी है उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा रीडेवलपमेंट करना तो ये पूरा डिफिकल्ट है, मतलब है ना। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, मतलब कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है ये सब चीज़ें। हाँ तो ये कंसेप्ट में किसको प्रॉब्लम है, अर्बन हीट आइलैंड में एनीवन कुछ जानना हो या एक्स्ट्रा चीज़ें। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है, तो उसको मूवमेंट ऑफ एयर बोलेंगे कि एयर का मूवमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो प्रेशर कंडीशन होती है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली मूव कैसे एयर कैसे मूव करती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे आगे।
तो दो प्रकार के, सबसे पहले तो एयर का मूवमेंट होता है, एक तो हो गया वर्टिकली और दूसरा क्या हो गया हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टली कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। अब फिजिकली न्यूटन के लॉ के हिसाब से जाएंगे तो फिर क्या होगा कि अर्थ की एयर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो अब ये जो मूवमेंट हुई ना हॉरिजॉन्टली, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडवेक्शन। सिंपल एक टर्मिनोलॉजी, बाकी कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ये है कि व्हेन द देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब कि जहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगे, ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पे फोर्स लगेगा अर्थ को मूव करने के लिए, पुशिंग होगी, ठीक है। तो उस पुशिंग को क्या बोलते हैं, एक प्रकार से प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। और प्रेशर ग्रेडियंट्स इमर्ज आउट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंसेस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर डेवलप हुआ तो वो किस प्रकार से हुआ, मतलब ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम उसकी बात करें कि ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर डेवलप कैसे होता है। और सरफेस है ये पूरा का पूरा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यूसली हीटिंग हो रही है। अब हीटिंग से क्या होगा कि यहाँ पे जितना एयर पॉकेट होगा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड होने से क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि एक प्रकार से ऊपर वो उठ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर उठ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितनी भी एयर है एक प्रकार से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होगा, एक प्रकार से लो प्रेशर की कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, मतलब एलपी मतलब लो प्रेशर कंडीशन, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ तक ऊपर जाएगा, जब तक इसकी डेंसिटी और बाहर की जो एयर है उसकी डेंसिटी सेम नहीं हो जाती तब तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कंडीशन में आके उसकी डेंसिटी सेम हो गई तो फिर क्या होगा, वहां से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन से क्या होगा कि जो वाटर वेपर इसके अंदर जो गैसेस फॉर्म में वो क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगी कंडेंसेशन। तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, एक प्रकार से अब वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, तो फिर वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा अपर द एटमॉस्फेयर। तो फिर क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, उसको नीचे के डायरेक्शन में उसको फोर्स करेगा। मतलब जैसे डेंसिटी ज्यादा होती है तो हमने देखा था कि वो एक प्रकार से डिसेंट मूवमेंट करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जितनी कंडीशन आएगी वहां पे क्या होगा, सडनली सभी जितनी भी एयर्स होगी एक प्रकार से डाउन करेगी। अब डाउन करेगी तो फिर क्या होगा, वहां पे प्रेशर मतलब एक साथ ज्यादा एयर आ जाएगी तो फिर वहां पे कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हाई प्रेशर कंडीशन। और हाई प्रेशर कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है, एक प्रकार से लो होता है, एक प्रकार से कोल्ड टेम्परेचर होता है। ये हमने देखा था कि जैसे कोल्ड टेम्परेचर होगा वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां से मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एयर एक्यूमुलेट हो गई, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक प्रकार से दोनों साइड बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम हो जाए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी किस डायरेक्शन में जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आगे फॉर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर शेल होगा इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, और वो भी दोनों साइड से मतलब लो प्रेशर होगा। वहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्या करेगी, एयर कन्वर्ज करेगी, और जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे एयर एक प्रकार से डाइवर्ज करेगी हॉरिजॉन्टली। फॉर एग्जाम्पल लो प्रेशर कंडीशन में हम देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। और फॉर एग्जाम्पल लो हाई प्रेशर कंडीशन में हम बात करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, एक प्रकार से लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। दूसरी चीज, अब फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल मूवमेंट की बात करेंगे तो जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे एयर क्या करेगी, एक प्रकार से ऊपर डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट करेगी। अब जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे एयर क्या करेगी, डिसेंड करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये आप नीचे का स्ट्रक्चर याद रखना, तो ऊपर भी हमें सेम लिखना है कि कहाँ पे लो प्रेशर आएगा और कहाँ पे हाई प्रेशर आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली एयर है, यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे कि जहाँ पे भी एयर हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड मूवमेंट करेगी तो वहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, एयर कहाँ पे डायरेक्टली कर रही है, आउटवर्ड मूव कर रही है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा डायरेक्टली, ठीक है। अब सिमिलर कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ पे हॉरिजॉन्टली एयर क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो वहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकार से कन्वर्ज कर रही है एयर दोनों साइड से, तो भाई यहाँ पे भी कौन सा प्रेशर होगा,
लो प्रेशर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पे भी ग्राउंड में लो प्रेशर है उसका वर्टिकली वहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। और सिमिलरली जहाँ पे सरफेस पे जहाँ पे हाई प्रेशर है तो उसके वर्टिकली कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। और सिमिलरली हमने आगे देखा था कि जो लो है जहाँ पे एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो भी यहाँ पे वैलिडेट हो गया। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या हुआ कि अर्थ का जो एयर होती है एक प्रकार से क्या करती है, एक प्रकार सर्कुलर मूवमेंट करती है अर्थ के सेल में। ठीक है, तो जो अभी हम अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो मूवमेंट देखेंगे, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का, तो उसमें काफी सारे ऐसे सेल बने होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम आके देखेंगे कि तीन प्रकार से डिफरेंट सेल्स होते हैं, तीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और तीन सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ये सेल इमर्ज कैसे होता है। तो इसका मतलब प्राइम रीजन क्या होगा ये सेल इमर्ज होने का, कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस है, कि एक जगह पे टेम्परेचर सबसे हाई है तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर कंडीशन होगी। और जहाँ पे टेम्परेचर कूल है, मतलब कूल कोल्ड सरफेस है, टेम्परेचर एकदम नहीं मतलब डाउन है, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, हाई प्रेशर कंडीशन होगी। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर मूव कर रही है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, तो उसका रीजन क्या हुआ, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस है। और ये भी हमने आगे देखा था कि टेम्परेचर डिफरेंस इमर्ज क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ सरफेस हो गई, ठीक है, और यहाँ पे सन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ की रेज आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या होगा एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेट मूवमेंट में आएगी, लेकिन यहाँ पे आएगी तो वो क्या होगा एक प्रकार से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आएगी। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा और यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर डिफरेंसेस इमर्जेस होते हैं तो किस रीजन की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ का शेप ऐसा होता, ऐसे मतलब स्क्वायर होती है अर्थ ऐसे, ठीक है, और अर्थ सन ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक जगह पे सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी आई थी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो सिमिलर होगा हर एक जगह पे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर सेम है तो वहाँ पे प्रेशर कंडीशन डेवलप ही नहीं होगी, विंड की मूवमेंट ही नहीं होगी। लेकिन अर्थ का जो अभी शेप है वो किस प्रकार का है, एक प्रकार से सर्कुलर शेप। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक जगह पे टेम्परेचर डिफरेंसेस डेवलप होते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है कि एक प्रकार से प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसी के हिसाब से अर्थ की जो एयर है उसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये प्राइम कंसेप्ट है आपको जो समझ में आना चाहिए था कि जो हॉरिजॉन्टल मूव जो एयर होती है वो किस हिसाब से होती है, जो वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। और प्रेशर ग्रेडियंट किसका रिजल्ट है, टेम्परेचर डिफरेंस का। ठीक है, और कैसे जनरली वो एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो हॉरिजॉन्टली मूव करती है उसको क्या बोलते हैं हम, एडवेक्शन। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जो जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है वैसे ही कौन सी होती है, वर्टिकल मूवमेंट। मतलब वर्टिकल मूवमेंट में क्या होगा कि जैसे एयर होगी वो एक प्रकार से वार्म होगी तो फिर वो क्या करेगी, एक प्रकार उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो एक्सपांड होगी। एक्सपांड होने से क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो एक प्रकार से अपवर्ड मूवमेंट करेगी, तो पूरा का पूरा कन्वेक्टिव सेल बनेगा। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे लो प्रेशर नीचे कंडीशन होगी और ऊपर में उसके ऊपर में कौन सी होगी, हाई प्रेशर कंडीशन। ठीक है, तो ये पूरा का वर्टिकल मूवमेंट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल मूवमेंट या फिर कन्वेक्टिव सेल बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो यही चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई हीटेड सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे एयर राइज होगी, हमने आगे देखा कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, हीटेड होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एयर एक प्रकार से राइज करना स्टार्ट करेगी। राइज करने से कहाँ तक जाएगी, जब तक उसका डेंसिटी सेम ना हो जाए। जैसे डेंसिटी सेम हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर की जितनी भी मॉइस्चर है वो एक प्रकार से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन से क्या होगा, एक प्रकार से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और जहाँ पे भी क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगा। ठीक है, रेनफॉल विथ थंडरस्टॉर्म। ठीक है, अब जैसे जहाँ पे भी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म की कंडीशन आती है, जहाँ पे भी बनती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेबिलिटी। मतलब सिंपली आपको ये याद रखना कि जहाँ पे भी रेनफॉल कंडीशन होगी, ठीक है, तो एक जो जियोग्राफिकल कंडीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब जहाँ पे भी एयर राइज करेगी ना तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एयर राइज कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेबिलिटी। मतलब कि यहाँ पे पूरा का पूरा
रेनफॉल होगा, जहां पे भी इंस्टेबिलिटी वहां पे क्या होगा, रेनफॉल होगा, ठीक है। और सिमिलरली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एयर डिसेंड कर रही है। अब डिसेंड कर रही है कि इसका मतलब क्या होगा कि हमने आगे क्या देखा था कि जैसे क्लाउड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए कि वहाँ पे एयर का अपवर्ड मूवमेंट चाहिए। अब जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोई क्लाउड फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा कोई क्लाउड फॉर्मेशन, कोई कंडेंसेशन नहीं होगा, कोई कंडेंसेशन नहीं होगा तो कोई रेनफॉल नहीं होगा। तो पूरा पूरा जो स्काई होता है एक प्रकार से क्लियर स्काई होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होगा, कोई थंडरस्टॉर्म नहीं होगा, कोई लाइटनिंग नहीं होती। तो यहाँ एक प्रकार से कौन सी कंडीशन यहाँ पे डेवलप होगी, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कंडीशन, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है कि जहाँ पे भी लो प्रेशर होगा, टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल होगा, लाइटनिंग होगी, थंडरस्टॉर्म होगा, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, इंस्टेबिलिटी कंडीशन। और जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा, एक प्रकार से हाई प्रेशर कंडीशन होगी, जो स्काई देखेंगे तो एक प्रकार से वहाँ पे क्लाउडी नहीं होगा, एक प्रकार से क्लियर स्काई मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जनरली स्टेबिलिटी कंडीशन आएगी, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होगी, जहाँ पे ऊपर राइज करेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा। तो एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी कंडीशन आएगी कि व्हेन एयर गेट्स हीटर फ्रॉम द हॉटर देन द सराउंडिंग एयर इट राइज अपवर्ड। ये हमने देखा था कि ये एक प्रकार से हल्की हो जाएगी। तो हल्की किसके कंडीशन में हो जाएगी, उसके जो आसपास में जो सराउंडिंग एयर है उसके कंडीशन में वो एक प्रकार से हल्की हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेगी, एक प्रकार से अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। इफ इट इज मॉइस्चर, यदि उसके अंदर कोई मॉइस्चर है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, एक प्रकार से कंडेंसेशन, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कंडेंसेशन से क्या होगा कि उसमें काफी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल एक कंडीशन में ये भी बता दूं, अब फॉर एग्जांपल कोई कहीं पे भी कंडेंसेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर रेनफॉल होगा ही होगा। कभी हम स्काई में देखते हैं काफी सारे क्लाउड्स होते हैं, एक प्रकार से डार्क क्लाउड होते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि वहाँ पर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन पे बारिश ही नहीं होती। तो इसका रीजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये क्लाउड है, ठीक है। और यहाँ पे जो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एक प्रकार से वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, यहाँ पे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है वहाँ पे जो एयर की मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड मूवमेंट में होती है। तो यहाँ पे काफी सारी ऐसी स्ट्रॉन्ग एयर होगी जो इसका जो अर्थ, ये जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उसको नीचे आने के रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा, जो वाटर के पार्टिकल है उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा। तो फॉर एग्जांपल हम उसको F1 बोल देते हैं। और यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, मतलब जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एयर चल रही है, ठीक है, उसका फोर्स F2 होगा। अब जब तक F2 ज्यादा है कंपेयर टू F1, ठीक है, तो तब तक क्या होगा कि ये जितने भी वाटर पार्टिकल्स है एक प्रकार से एयर में सस्पेंड रहेंगे, वो नीचे अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाएंगे। लेकिन एज सुन एज क्या होगा कि F1 ज्यादा हो गया, मतलब कि ये जो विंड करंट है एक प्रकार से अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है, एक प्रकार से वीक होती जाएगी। तो फिर क्या होगा कि F1 ज्यादा हो जाएगा F2 से। तो फिर क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक प्रकार से नीचे चले आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या हम बोलते हैं, हम रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, थ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो इसका मतलब क्या होगा कि रेनफॉल होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। सबसे पहला कि वहाँ पे कंडेंसेशन होना चाहिए, कंडेंसेशन से वाटर ड्रॉपलेट वे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, वहाँ पे जितने भी वर्टिकल जो एयर होती है वो एक प्रकार से वीक कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है। तो वीक कंडीशन से क्या होगा, वो अलाउ करेंगे एक प्रकार से जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको अपने अर्थ सरफेस तक आने के लिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जरूरी होती है रेनफॉल होने के लिए। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो कंटिन्यूसली एक ही इंटेंसिटी से वो अर्थ की जो एयर की मूवमेंट होगी वो एक कंटिन्यूसली सेम वो अमाउंट में होगी नहीं, कभी सपोज स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा हीटिंग होगी। अब जैसे रात हो गई, रात होगी तो फिर क्या होगा, एक प्रकार से हीटिंग उसका बंद हो गया अर्थ से सरफेस से, तो फिर क्या होगा, एक प्रकार से कूलिंग हो गई तो फिर क्या होगा कि जो अर्थ की जो सर्कुलर मूवमेंट है, कन्वेक्टिव सेल है, एक प्रकार से स्लो हो जाएंगे, वीकन हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल हम कभी देखते हैं कि रात को बारिश हो रही है, दिन में नहीं हो रही, तो उसका रीजन क्या होता है कि जो कन्वेक्टिव सेल्स है प्रकार से वीक हो जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब भी रेनफॉल होगा तो उस कंडीशन को क्या हम बोलेंगे, इंस्टेबिलिटी कंडीशन, ठीक है।
दूसरी चीज होती है उसकी ऑपोजिट में क्या होती है, स्टेबिलिटी कंडीशन। स्टेबिलिटी कंडीशन के जहाँ पे भी एक प्रकार से एयर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, और जहाँ पे भी डाउनवर्ड करेगी तो नीचे कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, और ऊपर उसके ऊपर कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाई प्रेशर है तो वो क्या करेगी, हॉरिजॉन्टली एयर कहाँ पे गया, दोनों हर एक साइड पे बाहर थ्रो करने की फोर्स करेगी, मतलब आउटवर्ड मूवमेंट होगी हॉरिजॉन्टली उसकी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि एक प्रकार से कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर स्काई होगा, हाई टेम्परेचर हाई लो टेम्परेचर होगा, फुल डेंस कंडीशन होगी, वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होगा। और रेनफॉल नहीं होगा तो क्या हम बोलेंगे, एक प्रकार से स्टेबल कंडीशन है। मतलब आप ऐसे जनरली बोल सकते हैं कि वहाँ पे कुछ फॉर्मेशन नहीं होता, एक प्रकार से स्टेबल है। जहाँ पे भी क्लाउड्स ये सब चीजें बन रही थी उसको क्या हम बोल सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है। सिंकिंग एयर होगी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगी, कि मतलब अब ये जो साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है उसको भी मैं आपको समझा ही देता हूँ सेम टू सेम डायग्राम से। फॉर एग्जांपल अब साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल कोई अर्थ की जो ये ओशन सरफेस है, ये हमें पता है कि जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ओशन में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ओशन सरफेस है तो वहाँ पे कंटिन्यूसली हीटिंग होगा। अब हीटिंग होने से क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी एयर आएगी एक प्रकार से राइज करेगी, ये हमने देखा जैसे राइज करेगी, लेकिन ये एयर कैसे होगी, उसमें काफी सारा मॉइस्चर होगा क्योंकि आसपास उसका कौन सा है, ओशन है। ओशन में क्या करेगी, एक प्रकार से इवोपरेशन से जितनी भी वाटर वेपर होगी वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, वाटर पॉकेट्स में, सॉरी एयर पॉकेट्स में, और वही एयर पॉकेट ऊपर जाके कहाँ पे होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। लेकिन जितनी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ज्यादा होगी तो उस हिसाब से क्या होगा कि जितनी भी कंडेंसेशन होगा वो क्या होगा, एक प्रकार से काफी ज्यादा होगा। तो उसमें जो रेनफॉल आने की कंडीशन है वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पे भी जहाँ पे भी साइक्लोन फॉर्मेशन होगा, मतलब साइक्लोन फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है। और जहाँ पे भी साइक्लोनिक कंडीशन होगी तो वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे रेनफॉल होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये दो कंडीशन में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर, ये दो कंडीशन में से कहाँ से हमें रेनफॉल मिलता है, यहाँ पे मिलता है लो प्रेशर कंडीशन में, ठीक है। तो जहाँ पे रेनफॉल होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, साइक्लोनिक कंडीशन। ये सिंपल डिफरेंट नेम है, मतलब पता नहीं यार किसने ऐसा क्रिएट कर दिया, एक ही बोल देते यार, ठीक है। लेकिन स्टिल यार पढ़ना पड़ेगा। अब ये ऑथर बुक्स में, काफी सारे बुक्स में ऐसे दिया हुआ है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी ऑपोजिट कंडीशन है जहाँ पे हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं कि वहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन होगा, मतलब हाई प्रेशर कंडीशन है जहाँ पे एयर एक प्रकार से डिसेंड कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, एक प्रकार से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि लो प्रेशर के साथ टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है, रेनफॉल होता है, क्लाउड की क्या कंडीशन होती है, साइक्लोनिक स्टेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ द हाई प्रेशर वाटर एयर का मूवमेंट क्या होगा। अब ये डायग्राम को आप 2 या 3 बार रिवाइज करोगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है ये सब चीजें, ठीक है। साइक्लोनिक नो, अभी भी 11:30 बजे 12 बजे तक मुझे छोड़ना है। मैं किसने बोला आपको 11:30 बजे छोड़ने के लिए? अरे 15 मिनट तो मैं लेट था ना यार, मतलब मैं सोच रहा था कि आप सब लोग फ्रेश हो रहे हो। अच्छा एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन दिस सिंपल डायग्राम। मतलब वही सेम है, सेम लास्ट वन प्लीज साइलेंट प्लीज। आप लोगों की अटेंडेंस सबसे लास्ट में लेनी चाहिए, मतलब आप ये सब बोल रहे हो ना। अच्छा ये लास्ट में नहीं है, जो आगे मैंने समझाया वही मतलब है, ठीक है। मतलब सेम सिमिलर, जस्ट 2 मिनट बेयर, जस्ट 2 मिनट प्लीज साइलेंट। अब जैसे आप बात करोगे तो मैं वैसे छोड़ने वाला हूँ नहीं जब तक ये मेरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब जितना आप डिले करोगे वही आपके लिए नुकसान ही है, ठीक है। तो थोड़ा शांत रहो, ये खत्म होने दो, है ना। एक ही सिंपल है, सिमिलर डायग्राम है, लेट मी एक्सप्लेन, जस्ट 2 मिनट बियर इट। अब यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन है, सिमिलर वही डायग्राम है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एयर क्या होगी, एक प्रकार से
कन्वर्ज होगी। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने आगे क्या देखा था कि एयर इस डायरेक्शन से कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दो एक प्रकार से वो कर्व्ड मूवमेंट में है, ठीक है। तो ये कर्व्ड मूवमेंट कहाँ से आती है मतलब, ठीक है, तो उसका वो क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है। अब आगे हम देखेंगे कि कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो किस प्रकार से वर्क करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में है तो किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे लो प्रेशर कंडीशन आएगी तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, एयर ऊपर होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे दोनों डायरेक्शन में डाइवर्जेंस ऑफ द एयर होगी, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकल टर्म्स है, आप जब आंसर लिखे हुए, ठीक है, तो ये जियोग्राफिकल टर्म्स आपके आंसर में आने चाहिए, ठीक है, कि डाइवर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। और सिमिलरली तो फिर यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन है तो यहाँ पे कौन सी होगी, सॉरी हाई प्रेशर कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड से एयर डाइवर्ज करेगी, यहाँ पे फिर से कौन सी कंडीशन होगी, लो प्रेशर कंडीशन होगी। लो प्रेशर कंडीशन से क्या होगा, एक प्रकार से एयर सिंक कर जाएगी, और सिंक कर जाएगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा ना, एक प्रकार से वहाँ पे ड्राई कंडीशन रहेगी, वहाँ पे कोई रेनफॉल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है, और एक प्रकार से क्लियर स्काई होता है, ठीक है। तो बस ये दो कंडीशन थी आपको समझानी थी। एनीवेज यू गो नाउ, यू कैन गो।